तो हम इन भावों को एक एक करके समझने का काम कर रहे हैं। विश्वास के भाव को हम लोगों ने डिस्कस किया, सम्मान के भाव को डिस्कस किया, अभी दिलशाद भैया स्नेह के भाव को फिर से डिस्कस किए। तो स्नेह के भाव के साथ जब मैं दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारता हूँ तो उसके प्रति जिम्मेदारी को भी स्वीकारता हूँ, शरीर के प्रति जिम्मेदारी को भी स्वीकारता हूँ, मैं के प्रति जिम्मेदारी को भी स्वीकारता हूँ। तो जो शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव है ये ममता है, जो मैं के प्रति जिम्मेदारी का भाव है ये वात्सल्य है। तो सहज रूप से हम दोनों के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं। तो हमारा बच्चा है तो वो भी समझदार जिम्मेदारी बने, उसका शरीर स्वस्थ भी रहे। घर में कोई अन्य व्यक्ति वो भी समझदार जिम्मेदार बने, शरीर स्वस्थ भी रहे। अभी जो बात हो रही थी कि जैसे हमको कोई बात समझ में आती है हम परिवार में जाते समझाना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम चाहते हैं वो भी समझदार जिम्मेदार हो जाए। तो एक सहज भाव है ये, हमको कोई बात समझ में आती है हम दूसरे को शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हमको जिम्मेदारी दिखती है हम दूसरे को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, सहज भाव है। वैसे ही ममता का भाव भी सहज भाव है, हम चाहते हैं दूसरा स्वस्थ रहे, अस्वस्थ ना हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। तो ये अपने आप में जांचने की बात है। कल हम लोगों ने यहाँ तक बात की थी और थोड़ी बात आगे लेके चलते हैं। एक अगला भाव है इसका श्रद्धा। श्रद्धा मतलब जब हमको दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति है जिसमें समझ की पूर्णता है ना, वो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझ पा रहा है। ऐसे व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो उसके प्रति जो हमारे अंदर सहज रूप से भाव आता है उसका नाम दिया श्रद्धा। उसकी श्रेष्ठता की स्वीकृति होती है, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें परंपरा में, इतिहास में देखने सुनने को मिलता है जिसके आचरण की पूर्णता हो, ज्ञान की पूर्णता हो, है ना, तो हम उसको स्वीकार पाते हैं और फिर हमारे अंदर सहज भाव आता है कि हम उसके जैसा होने का प्रयास करते हैं कि उनमें जो अच्छे गुण हैं वो मुझ में हो जाए, है ना। तो श्रेष्ठता का मतलब है कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ की पूर्णता। तो अभी हम जैसे समझने का काम कर रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, बहुत सारा कुछ समझना शेष है। जिन्होंने पहले से इस काम को शुरू किया, जिनका सेल्फ इतना डेवलप हो गया कि पूरी बात को समझ पाए, जी पाए, प्रमाणित कर पाए, है ना, उनको याद करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, बातें करते हैं, तो उनकी प्रति हमारी श्रेष्ठता की स्वीकृति बनी रहती है। तो ये अपने को देखने की बात है कि श्रेष्ठता के लिए काम करना और कंपटीशन के लिए काम करना ये दो अलग चीजें हैं। जब हम श्रेष्ठता के लिए काम करते हैं तो हम चाहते हैं दूसरा मेरे जैसा हो जाए। जैसे बात हो रही थी कि हमको कोई बात समझ में आती है, हम चाहते हैं मेरे स्पाउस भी समझ लें, बच्चे भी समझ लें, इन लॉज भी समझ लें, मित्र भी समझ लें, कलीग्स भी समझ लें। तो हम एक्सीलेंस के लिए काम करते हैं तो हमारा सहज भाव होता है कि सभी समझ लें, हम सभी को अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। बट यदि हम कंपटीशन के लिए काम करते हैं तो कोई मेरे जैसा ना हो पाए इसके लिए काम करते हैं। जो दो बिल्कुल अलग भाव हैं। तो ये देखने की बात है कि हम शिक्षा में श्रेष्ठता को टारगेट कर रहे हैं या कंपटीशन को टारगेट कर रहे हैं। जैसे क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है, बट हर बच्चे को पूरी कोर्स समझ में आ सकती है कि नहीं? तो समझने का काम तो हर कोई कर सकता है, फर्स्ट एक ही व्यक्ति आ सकता है। तो अभी हम क्या टारगेट लेके चल रहे हैं कि हर बच्चा समझदार हो जाए, है ना, इसको लेके चल रहे हैं। अगर स्किल के डोमेन में काम करें तो स्किल में कोई पूर्णता होती नहीं है, ठीक है ना। समझ में पूर्णता हो सकती है, स्किल में कोई पूर्णता होती भी नहीं है। तो हमको देखना होगा कि शिक्षा में हम स्किल को टारगेट कर रहे हैं या समझ को टारगेट कर रहे हैं, वैल्यू को टारगेट कर रहे हैं प्राइमरीली, है ना। और फिर देखना होगा कि हम टारगेट एक्सीलेंस को कर रहे हैं या हम कंपटीशन को कर रहे हैं। क्योंकि हमने कंपटीशन को टारगेट किया है और उसको हमने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बना दिया है, उसी को हमने हाई प्रायोरिटी दे दी है, इसलिए आज के दिन बच्चे तनाव में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, है ना। जैसे अगर बच्चे को दिखाई देने लगे कि जो मैं कोर्स में पढ़ रहा हूँ ये मेरे सुख समृद्धि पूर्वक जीने में सहायक है, तो बच्चा सहज रूप से उसके लिए काम करेगा। अभी बच्चा कैसे सोचता है, पढ़ाई लिखाई क्यों? डिग्री पाने के लिए। डिग्री क्यों? जॉब पाने के लिए। जॉब क्यों? पैसा पाने के लिए। पैसा मिले क्यों? सुखपूर्वक जीने के लिए, सुविधा के लिए। सुविधा से सुख हो जाएगा। ये इतना जो इनडायरेक्ट मैपिंग है, अब बच्चे को क्लास में दे दिया पढ़ने के लिए, उसको उसमें मन ही नहीं लग रहा, उसको तो चाहिए तो पैसा, पैसे से सुख। अब इसके लिए कौन इतनी मेहनत करे? तो पढ़ेंगे या चीटिंग करेंगे एग्जाम में? तो फिर हमको ढेर सारा उपक्रम बनाना पड़ता है कि इन्विजिलेशन करिए,
है ना, ऐसा करिए, वैसा अटेंडेंस मैंडेटरी करिए, 75% अटेंडेंस पे ही हम एग्जाम देने देंगे कि नहीं। अभी ढेर सारे हमको नियम कानून बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चा एक्सीलेंस को फोकस नहीं कर रहा, श्रेष्ठता को फोकस नहीं कर रहा। अगर बच्चों के साथ बचपन से इन मुद्दों पे बात हो और बच्चा सहज रूप से इन बातों को देख पाए, तो आप पाएंगे कि बच्चा अपने आप से बहुत सारी जिम्मेदारियों को स्वीकारने लगता है। जो कल बात हो रही थी, एक बच्चा वर्कशॉप में आया है ना, उसने स्वीकार लिया कि भाई होमवर्क करके सोना मेरी जिम्मेदारी है, इतनी ही देर तक टीवी देखना मेरी जिम्मेदारी है, घर के बहुत सारे काम बच्चा स्वीकार आता है कि मेरी जिम्मेदारी है। अभी हमने पढ़ने लिखने को भी इतना विशेष बना दिया कि जो पढ़ाई लिखाई करेगा और कोई काम नहीं करेगा। जो पढ़ लिख जाएगा वो अपने हाथ गंदे नहीं करेगा, जो पढ़ लिख जाएगा वो व्हाइट कॉलर पहन के घूमेगा, है ना। जो पढ़ लिख जाएगा वो इतनी सारी सुविधाओं को भोगेगा और उसी को हमने सुख मान लिया है, इसलिए इतना सारा कंपटीशन है। ये तो दिखता है कि धरती पे जितना संसाधन है, जितने भी मानव हैं, उन सबकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ये भी दिखता है कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाने में सक्षम है। जैसे हम जितना खा सकते हैं उससे कई गुना उत्पादन कर सकते हैं, जितना हम अनाज खाते हैं साल भर में उससे कई गुना उगा सकते हैं, जितने कपड़े पहनते हैं उससे कई गुना बना सकते हैं। कोई भी अगर आप सुविधा लेके देखिए, जितना हम कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। और यदि हम साथ साथ में उत्पादन करें तो बहुत कम समय लगा के उत्पादन कर सकते हैं। अभी हमको इतना सारा मॉनिटरिंग क्यों करना पड़ता है, इतना सारा हमको मैनेजमेंट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि व्यक्ति समझदार जिम्मेदार नहीं है ना। तो हम उसको फोकस करें, एक्सीलेंस को फोकस करें, परिवार में करें, समाज में करें, एजुकेशन में करें, तो धीरे धीरे लोग एक्सीलेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी एक कॉलेज साउथ में है, उसमें बच्चों ने खुद ही मिलकर कॉन्फ्रेंस किया है ना, ह्यूमन वैल्यूज को लेकर। टीचर्स ने कहा भी नहीं, बच्चों को लगा कि इंपॉर्टेंट काम है, इसको करने की जरूरत है। बच्चों ने खुद ही सारा टीम बनाया, फंड्स इकट्ठा किए, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है ना। उसने लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, फैकल्टी स्टूडेंट्स को बुलाया कि आप लोग इस पर अपना मंतव्य रखिए। तो हमको अगर दिखाई दे कि ये काम करने का है तो हम खुद ही इसको करते हैं। कंपटीशन करते हैं तो हम फिर दूसरे को अपने जैसा होने से रोकते हैं, हिंडर करते हैं, बाधित करते हैं। तो इस पर थोड़ा और जांच परख कर लें, ये बात ठीक है नहीं है। तो क्या चाहते हैं, एक्सीलेंस चाहते हैं, कंपटीशन चाहते हैं? एक्सीलेंस चाहते हैं, है ना। एक और भाव है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब कि जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, जिन्होंने सही समझ सही भाव के लिए प्रयास किया, उनके प्रयासों को जब हम स्मरण करते हैं तो उनके प्रति हमारे अंदर गौरव का भाव आता है। तो जैसे हमें परंपरा में, इतिहास में ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने समाज में न्याय के लिए काम किया, व्यवस्था के लिए काम किया, ज्ञान के लिए काम किया, है ना, सबको सुविधा उपलब्ध हो जाए इसके लिए काम किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें दिखाई देते हैं। कहीं कोई शोषण कर रहा था, शासन कर रहा था, तो उससे लोगों को, है ना, बचाने का काम किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग परंपरा में दिखते हैं जिन्होंने सही समझ सही भाव के लिए काम किया। भले ही वो पूरा नहीं पढ़े, भले ज्ञान में पूरा नहीं पढ़े, आचरण में पूरे नहीं पढ़े, परंतु प्रयास तो किया, सिंसियरली किया, निष्ठापूर्वक किया, अपना तन मन धन सब लगाया उसके लिए। ऐसे लोगों को जब हम स्मरण करते हैं उनके प्रति हमारे अंदर गौरव का भाव आता है। तो ऐसे भी कई लोग हमको दिखाई देते हैं, है ना। फिर जिन्होंने हमारी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया कि हम श्रेष्ठ हो जाएं, है ना, वो हमारे माँ पिता हो सकते हैं, शिक्षक गुरुजन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं, ठीक, जो हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के जब प्रयासों का स्मरण करते हैं तो उनके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आता है। तो जिन्होंने हमारे शरीर का ध्यान रखा, जिन्होंने हमारे अंदर सही समझ सही भाव के लिए काम किया, तो उनके प्रति हमारे कृतज्ञता का भाव आता है। ये दोनों भाव हमको सहज रूप से स्वीकार होते हैं? नहीं होते हैं? स्वीकार होते हैं ना। तो उनके लिए, जिन्होंने हमारी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव। तो हम देख पाते हैं कि दूसरे के अंदर हमारे प्रति ममता का भाव है, स्नेह का भाव है, विश्वास का भाव है ना। और हमको ये भी दिखाई था कि दूसरे ने हमारे अंदर सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया है और उसके लिए हमें आवश्यक सुविधा भी उपलब्ध कराई। तो व्यक्ति के विकास में जो कृतज्ञता है ना, इसका एक महत्वपूर्ण भागीदारी है। अगर हमारे कृतज्ञता का भाव ना हो तो हम संबंध में भी आगे ग्रो नहीं कर पाते, समाज में भी ग्रो नहीं कर पाते। तो ये देख लें कि हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव किस प्रकार से है।
आप क्या दोनों ही देख पाते हैं, जो जो दूसरे ने किया है और जो दूसरे ने नहीं किया वो, यानी पूरी बात देख पाते हैं, या सिर्फ जो दूसरे ने नहीं किया उस पर ध्यान टिका रहता है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को माँ बाप ने एडमिशन दिला दिया, फीस भर दी, हॉस्टल खर्च दे दिया, बट लैपटॉप खरीद के नहीं दे पा रहे, तो बच्चा हमेशा है ना इस बात से खिन्न रहता है कि पिताजी ने किया क्या। ठीक, सबको तो लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो उसको लेकर शिकायत बना हुआ है। हॉस्टल में है ना डाल दिया, पढ़ाई के लिए भेज दिया, परंतु स्मार्टफोन खरीद के नहीं दे पाए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर वही चीज़ें याद रहती हैं जो दूसरे ने हमारे लिए नहीं किया। घर में भी देखें तो हो सकता है कि हमारे जो इन लॉज हैं उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया, कहीं कम पड़ गया, चाहे मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, चाहे भाई बहन हो, माता पिता हो कि नहीं। तो हम कई बार क्या होता है कि संबंध में इतना याद रखते हैं कि दूसरे ने क्या नहीं किया, और जो क्या किया है उसको भूल जाते हैं, है ना। ये बात ठीक है कहना। तो देखने की बात है कि अभी हमारा ध्यान कहाँ है, जो किया और जो नहीं किया दोनों को हम ध्यान दे पाते हैं, या जो नहीं किया उस पर ध्यान टिका रहता है। और क्या लगता है हमारे अंदर दूसरे प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहता है या आता जाता रहता है? दूसरे ने कुछ अनुकूल किया तो कृतज्ञ हो गए, कुछ प्रतिकूल किया है ना, कृतज्ञता का भाव चला गया। कि नहीं। तो कोई दूसरा व्यक्ति है वो हर जगह आपको प्रमोट कर रहा है, आपकी बात पे सहमत हो रहा है, ठीक, आपको सहमति दे रहा है हर मीटिंग में, तो ठीक है। जब कहीं पे किसी मीटिंग में बात काट दी, उन्होंने कह दिया कि आप गलत हो, ठीक, इसको ठीक करो, अब कृतज्ञता का भाव चला गया। अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है ना। अगर है तो ध्यान देने की बात है। या तो हम उसको बोलेंगे नहीं, या फिर हमको लगता है कि हाँ है ना अभी स्थिति ठीक नहीं है, उसे कुछ भी नाम दे देंगे। या तो हम कहें कि होगा तो अस्थाई होगा, है ना, और जो अस्थाई फिर कुछ और नाम देंगे, या फिर हमारा भाव ही अस्थाई है। फिर वैसे ही देख लें कि हम दूसरे मतलब को समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए उसको शेयर करने का काम कर रहे हैं, या खाली हम यही भाव को दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, या दूसरे से सिर्फ कृतज्ञता का भाव का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। जैसे कोई साथी एक शेयर कर रहे थे, बुजुर्ग व्यक्ति, उनसे कोई और संवाद किए, वो अपनी बात कह रहे थे कि मतलब पूछा गया उनसे कि भाई आपने पूरी ज़िंदगी जी, इतना बड़ा बिजनेस चलाया, इतने बड़े परिवार को संभाला, तो इस पूरी ज़िंदगी का निचोड़ क्या है आपका, क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने बड़ा उदास मन से कहा कि कोई किसी का नहीं होता। अभी क्या मतलब निकाला जाए इसका? क्या मतलब है? अभी हो सकता है हम भी दूसरे के लिए बहुत सारा मेहनत करें, परिवार के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, है ना, अपना तन मन धन लगा रहे हैं, और अंत में फीडबैक यही अंदर में जो चल रहा है वो यही चला, कोई किसी का नहीं है। अपेक्षा का भाव, अपेक्षा का भाव से आप जिए, अपेक्षा के भाव से आपने सब कुछ किया, एंड में यही आएगा कि कोई किसी का नहीं होता। फंडामेंटली बिल्कुल सही बात है, फंडामेंटली इट इज ऑल करेक्ट। कैसे? We all are co-travelers in whichever relation we are. We all are co-travelers, and our soul should be with God. If you are a true devotee of God, your soul should align with God. अब देखिए सब कहाँ से कहाँ चला गया, गॉड कहाँ से बीच में आ गए। अभी देखिए मानव के साथ संबंध में सुखपूर्वक नहीं जी पाते, फिर कोई तीसरी एंटिटी हम ले आते हैं। अभी संबंध को तो समझ लें, फिर है ना गॉड क्या है उनको भी समझेंगे। स्वयं अहम ब्रह्म, क्योंकि इनफाइनाइट जो चीजें आप बता रहे हैं सेल्फ की, वो इनफाइनाइट मेरा हिस्सा है ही नहीं ना, वो तो उस इनफाइनाइट का हिस्सा, आई एम पार्ट ऑफ दैट, आई एम पार्ट। अभी संबंध को समझ लेते हैं, है ना। अभी क्या होता है, स्केप रूट से हमारे लिए कि आदमी के साथ जी के तो यही लग रहा है कोई किसी का नहीं होता, है ना, तो फिर हम कोई तीसरी एंटिटी ले आते हैं कि चलो तुम ही हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए, है ना, आदमी तो हमारा हो नहीं सकता। अब ये संबंध में तृप्तिपूर्वक जीने का कार्यक्रम नहीं है हमारे पास।
तो हम खाली दूसरों से कृतज्ञता एक्सपेक्ट करते हैं, हम दूसरे से कृतज्ञता एक्सपेक्ट करते रहते हैं। हमको लगता है हमने दूसरे के लिए इतना कुछ किया, बच्चों के लिए किया है ना, इनके लिए किया, भाई के लिए किया, भाई के परिवार के लिए किया, ठीक, और सबसे कृतज्ञता एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनसे पूछिए क्या किया तो कहेंगे दिया तो, पर हर बार जताते रहे। अब आप दे रहे हो, जता रहे हैं हर बार, है ना, कि अगर हमने नहीं किया होता तुम कुछ नहीं होते, तुम्हारी जिंदगी चौपट हो जाती, हमने बचाया तुमको। ऐसे भी होते हैं जो बताते नहीं, वो कुछ नहीं करते, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे भी होते हैं। सब तो- ऊपर वाला करा रहा है मेरे पास होता है, हाँ होता है, वो भी देख लें। ऐसा ऐसे कोई मैंने कुछ नहीं किया, भले करते रहे कुछ भी। अभी अपने जीने को देख लें पहले, है ना, कि अभी हम दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह कर पा रहे हैं या सिर्फ दूसरे से हम कृतज्ञता के भाव की अपेक्षा रख रहे हैं। अच्छा, उसमें मजे की बात क्या है, अगर आप किसी के लिए सिर्फ सुविधा के लिए काम कर रहे हैं तो सुविधा सामयिक है, वो भाव थोड़े दिन रहेगा, चला जाएगा। अगर किसी के साथ आप संबंध का भाव शेयर कर रहे हैं, साथ में सुविधा शेयर कर रहे हैं, तो भाव ज्यादा दिनों तक बना रहेगा। अगर किसी के अंदर आप समझ सुनिश्चित कर रहे हैं, ज्ञान सुनिश्चित कर रहे हैं, वो निरंतर रहेगा। तभी हम संबंध में अगर सुविधा को ही फोकस करें, जैसे माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे की आवश्यकता सुविधा की है, सुविधा दे दी, सब कुछ दे दिया, ठीक, अगर नहीं है तो फिर देख लें उसको, कितनी देर हम संबंध का भाव शेयर कर पाते हैं, कितना हम समझ विकसित कर पाते हैं बच्चे में। ये तो वही जो बात हो रही थी ना कि लोग अब ओल्ड एज होम जाने को भी अपने गौरव का विषय मान लिया है कि भाई ठीक है, हम क्यों किसी पर डिपेंडेंट रहें, हम अलग रहेंगे, हम समझदार हो गए हैं। अभी संबंध पूर्वक जी नहीं पाते, उसके स्केप रूट्स निकालते रहते हैं हम। ये आम शिकायत है कि कोई मेरा ना हुआ, है ना हम किसी के ना हुए अगर बहुत धोखा खाता तब बोलता आदमी, दुनिया सब धोखा दी उनको, बार बार। देखिए देखिए अभी हमको लगता है दूसरा हमको धोखा दे रहा है। अगर हम अपने निकट संबंधों में भी सिर्फ सुविधा दे रहे हैं, समझ नहीं सुनिश्चित कर रहे, वात्सल्य का निर्वाह नहीं कर, तो हम भी धोखा दे रहे हैं। हम अपने बच्चे को भी धोखा दे रहे हैं अगर बच्चे के अंदर सही समझ सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे की आवश्यकता सिर्फ सुविधा नहीं है। लेकिन सर समझने का डायमेंशन मतलब इट्स अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। एक फैक्टर नहीं है कि आप हमने समझ डाल दी और उसमें बिल्ड हो गई, ऐसा नहीं होता। मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, ना कर रहा हूँ। नहीं, अभी आपने जो कहा, देखिए अभी सुनिश्चित कर रहे हैं हम, सुनिश्चित हम, वो अपने आप ही ह्यूमन बीइंग है, वो अपने आप ही उसकी प्रोसेस चल रही है ना, हम तो केवल गाइड कर सकते हैं या हम सपोर्ट कर सकते हैं, मिट्टी तैयार कर सकते हैं। नहीं, किस बात के लिए गाइड कर रहे हैं, हम उसके अंदर हार्मनी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं या करियर का गाइडेंस दे रहे हैं। फिर वो उसका लेवल अलग सर हमारे समाज में ये बोलते हैं हार्मोनी की बात तो थोड़ा सा समझदार हो जाए वो तब बात करें। देखिए पहले तो हम ये देख लें हम हार्मनी में जी रहे हैं कि नहीं, तब तो हम उससे बात कह पाएंगे, ठीक, और बात भी कह रहे हैं तो बात उस तक पहुंचा पा रहे हैं, उसके हम प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, या दो चार प्रश्न किया हमारा इंजन गर्म होना शुरू हो गया। नहीं सर, कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, वो तो पोर्ट्रे करिए ना, आप जो पोर्ट्रे करेंगे वो वैसा नहीं, ऐसा नहीं है, कहने की भी जरूरत है, तो आपके जीने में भी दिखाई दे, संवाद की भी जरूरत है। संवाद की जरूरत है, पर इन चीजों को कहने की जरूरत नहीं कि विश्वास डेवलप करो। वो तो देखेगा कि विश्वास है तो विश्वास आ जाएगा, देखेगा कि घर में हार्मनी है तो वो हार्मनी में जीना सीख जाएगा। उसको कह के थोड़ी कि तुम हार्मनी में जियो, तुम ट्रस्ट पैदा करो, ऐसा नहीं कहते। नहीं नहीं, ऐसा मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ, बट कम से कम हम प्रस्ताव रखेंगे, जांचने में सहयोग करेंगे। वो भी एज अप्रोप्रिएट होगा। हाँ, हम थोड़ा सा 4-5 साल एज के का बच्चे को- सर एज फैक्टर भी रखना चाहिए। हाँ, वो आप उसको भी आप उस तरीके से मतलब हाँ ठीक है ना, देखिए एज के साथ कितना कितना कर पाएंगे वो हम देखेंगे उसको, कि अगर छोटा बच्चा संवाद करने की स्थिति में नहीं तो उससे संवाद नहीं करेंगे, उसके साथ हम भाव का निर्वाह करेंगे, एक समय के बाद संवाद भी करेंगे। बिल्कुल। बट अभी हम कितनी बार इन मुद्दों पे संवाद किए हैं परिवार में, देखिए अगर ठीक से देखा जाए कितनी बार हमने इन मुद्दों पे परिवार में संवाद किया है। अभी हम ज्यादातर समय, है ना, सुविधा, स्किल, करियर, तरक्की, ग्रोथ, है ना, इन सब चीजों पे बात करते रहते हैं। करते हैं, होती है। और स्कूलों में भी होती है। स्कूलों में भी प्रैक्टिस दी जाती है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए आप अपने
दैनिक अपने दैनिक जीवन में देखिए कि आप कैसे मतलब पेपर वाला आता है हॉकर, उसको आप चाय पिलाइए। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का मूल वही है जो हमारा हाँ क्लास है। देखिए, अभी कुछ तो अभी चेंजेज हुए हैं करिकुलम में, कुछ चीज़ों पे ध्यान दिलाया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट इसको और आराम आराम से देख लें, है ना, कि इसको हम ठीक से इंश्योर कर पा रहे हैं कि नहीं। हरियाणा थे 30 साल, तो वहाँ पे कल्चर नहीं, 1 घंटे बाद पानी के लिए पूछते हैं। और यूपी का कल्चर है कि मीठा पानी पहले देते आते ही। तो कहते आपका कोई नियम है क्या कि मीठा पानी साथ ही देते, जरूर देते हैं। और वहाँ मांगने पानी आपको 3 घंटे बाद मिलेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का, हरियाणा, यूपी का, 30 साल वहाँ रही अनुभव है मेरा। कल्चर वहाँ का ये डिफरेंट। जी हम क्या नियम है हमारा नियम है, हम सबको स्वागत करते दिल से करते। यूपी का मूल निवासी यूपी के 30 साल पंजाब हरियाणा रहे। हाँ ठीक है ना। इन सब बातों में देखें, मैं तो सिर्फ ओपन कर रहा हूँ इश्यूज को, कि अभी हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आता जाता रहता है क्या, या स्थायी रहता है। अपने संबंधी के साथ हम समझ और भाव को लेकर कितना काम कर रहे हैं, सुविधा को लेकर कितना काम कर रहे हैं। अगर सुविधा को लेकर काम कर रहे हैं सिर्फ, तो संबंध का भाव आता जाता रहेगा, कृतज्ञता का भाव आता जाता रहेगा। उसके अनुकूल हमने कोई सुविधा दे दी, है ना, उसको हम ठीक लगेंगे। उसके अनुकूल सुविधा नहीं दी, उसको, है ना, खराब लगेगा। बट अल्टीमेटली अगर हम समझ के लिए काम करें, सही भाव के लिए काम करें, तो संबंध में कृतज्ञता का भाव बना रहेगा, हमारे अंदर भी बना रहेगा अगर किसी ने हमारे लिए किया है तो अगर हम मूल चाहना को देखें तो हम निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं। सुख का मतलब हुआ कि जीने के हर एक स्तर पर व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। तो अगर इसके साथ देखें तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हर एक के प्रति होगा। तो हम हर व्यक्ति को ट्रस्ट कर पाते हैं कि हर व्यक्ति की चाहना ठीक है, सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है। रिस्पेक्ट को भी देखें तो हमको दिखता है कि हम हर व्यक्ति को राइटली इवैल्यूएट करते हैं, उसका पर्पज, प्रोग्राम, पोटेंशियल हमको सिमिलर दिखाई देता है, उसके साथ उसे कॉम्पिटेंस का इवैल्यूएशन करते हैं और अपनी कॉम्प्लीमेंटरिटी को देख पाते हैं। तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हर एक के प्रति होगा। रेवरेंस उनके प्रति जिन्होंने एक्सीलेंस को अचीव किया, जिन्होंने श्रेष्ठता को अचीव किया। ग्लोरी उनके प्रति जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए निष्ठापूर्वक काम किया। कृतज्ञता उनके प्रति जिन्होंने हमारी श्रेष्ठता के लिए काम किया। ये सारे भाव हमको सहज रूप से स्वीकार होते हैं कि नहीं, हम देख लें, है ना। तो अपने आधार पर हम देख सकते हैं कि अभी हमें क्या स्वीकार होता है सहज रूप से, कि सभी के साथ संबंध पूर्वक जीना, किसी के साथ संबंध पूर्वक जीना, या किसी के साथ भी संबंध पूर्वक ना जीना। तो किसी के साथ भी हमारे अंदर संबंध का भाव नहीं है, सबके प्रति विरोध में है। वन मेनी में देखें तो एक के साथ अनेक के साथ संबंध पूर्वक जी पा रहे हैं, है ना, इसको अफेक्शन का। हर एक के साथ संबंध पूर्वक जी पाए, हर एक के प्रति संबंध का भाव हो, इसको प्रेम का। तो स्नेह का मतलब दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव, प्रेम का मतलब हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव। तो विश्वास से शुरुआत है, जब हमको एक एक के प्रति आश्वस्ति होनी शुरू होती है कि हाँ, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, और ये हमको दिखता है कि हर एक मनुष्य मुझे सुखी करना चाहता है। फिर उसके साथ हम सम्मान का निर्वाह करते हैं, है ना, दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव हमारे अंदर बनता है। फिर एक एक के साथ निर्वाह करते करते हमारे अंदर वो भाव हर एक के लिए बन जाता है कि मानव होना पर्याप्त है। मुझे हर मानव के प्रति प्रेम का भाव दिखाई देता है, हर मानव के प्रति संबंध का भाव दिखाई देता है, इसलिए इसको पूर्ण मूल्य कहा। तो प्रेम को पूर्ण मूल्य कहा, पूर्णता में रत होना कहा। और धीरे धीरे भाव फैलता है ना। मानव ही क्यों, प्रकृति की हर इकाई के प्रति संबंध का भाव है, हर प्रकृति की पूरी, है ना, हर इकाई के साथ मुझे अपना जुड़ाव दिखाई देता है, अपनी पूरकता दिखाई देती है। अगर हम प्रेम के भाव को ना समझें, ये बात ठीक है, इस पे कोई प्रश्न तो बताइए। तो विश्वास को आधार मूल्य का, प्रेम को पूर्ण मूल्य का। तीन भाव को समझते जीते हुए अब हमारी इतनी योग्यता बन जाती है कि हम हर एक के साथ संबंध को पहचान पाते हैं, हर एक के साथ संबंध को स्वीकार पाते हैं, हर एक को संबंधी के रूप में देख पाते हैं। तो समाज में व्यवस्था का आधार है ये प्रेम का भाव, है ना। अगर हम प्रेम के भाव को ना समझें तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो कई बार हम एक्साइटमेंट को जो सेंसेशन या प्रीकंडीशनिंग से मिलता है, ठीक, उसको हम इक्वेट करते हैं इस भाव के बराबर। तो अगर अपने इमेजिनेशन में देखें तो मान्यता भी चल रही है, संवेदना का भी प्रभाव है, सहज स्वीकृति है। तो ऐसा हो सकता है कि हम प्रेम को ना समझें तो उसको हम लस्ट से इक्वेट करते हैं कि दूसरे से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए, है ना। तो अगर संवेदना के आधार पर जी रहे हैं तो प्रेम के स्थान पर लस्ट में जीने लगते हैं, या कुछ मान्यता बन जाती है हमारी। तो जब बच्चों के साथ शेयर होता है तो बच्चों को ये सारी बातें ध्यान में आती हैं कि अभी हम प्रेम के भाव में जी रहे हैं या इन्फैचुएशन में जी रहे हैं, लस्ट में जी रहे हैं। तो इन्फैचुएशन का मतलब ये सारी चीज़ें, बहुत सारी मान्यताएं बन गई हैं, लव एट फर्स्ट साइट, है ना। या अगर बच्चों को देखें तो ये उम्र हो गई जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होनी चाहिए, दूसरे के पास 4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो हमारे पास कम से कम एक तो होना ही चाहिए कि नहीं। अब इन दोनों में ही देखें तो इसमें कोई निरंतरता नहीं है, निश्चितता नहीं है। तभी आप देखें तो बहुत सारा जो मीडिया चल रहा है ना, इंटरटेनमेंट का इंडस्ट्री चल रहा है, ये लस्ट या इन्फैचुएशन से ही चल रहा है। It's a biological process. You cannot ignore it. You need to understand it scientifically. एंड देन Socially, we are pretending कि ये गलत है. Why we are saying this गलत and सही? Why we are not trying to understand as a whole process? मैं तो गलत सही कह नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर हमको मैं से मैं का संबंध न दिखाई दे, अपने को भी शरीर मान के जिए, दूसरे को शरीर मान के जिए, तो कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, बट ये जो हमने इसको सुख का स्रोत बना लिया, ये समस्या है। उसका एक प्रमाण यहाँ पे है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ नहीं है, अखबार में न्यूज आया था, है ना। विवाह को देखेंगे तो विवाह की एक व्यवस्था है. अच्छा है। विवाह की एक व्यवस्था ये इसका एक ये न्यूज आया था, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में, यूपी में, कि लव जो है वो 4 स्टेट में नंबर 1 किलर बन गया है। उसकी भाषा ही अलग है. वही, अब लव को ना समझे तो कहीं ना कहीं लस्ट या इन्फैचुएशन में जाता है। देखिए अभी बच्चों में देखिए तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी दिल्ली में एक केस आया था, है ना। अभी बच्चों क्या कर रहे हैं, विवाह नहीं कर रहे हैं, विवाह के पहले लिव इन में रह रहे हैं, है ना। और लिव इन में क्यों रहे हैं कि कमिट नहीं करना है, साथ में क्यों रहे हैं कि शरीर से सुख पाना है। अब उसमें संबंध वायलेट होता है। तो पहले एक के साथ रह रहे थे, अब दूसरे को डेट करना शुरू किया, पहले गुस्सा आ गया, 32 टुकड़े किए, काट के फ्रिज में डाल दिया। उसका भी बैकवर्ड आइटरेशन करेंगे और पाएंगे कि उसके पीछे मूल भावना क्या थी. क्या थी बताइए। वही तो मैं कह रही हूँ. आप उसको जाना पड़ेगा फिर वापस. वही। Action ये है, मर्डर. कोई- मर्डर के इतना पीछे तो क्या? उसने अपने परिवार में क्या देखा, वो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है? क्या उसने हार्मनी देखी, क्या उसने स्थिरता देखी अपने परिवार के रिलेशंस में? वही, आप उसको देखते जाइए। पहले हमने इस बच्चों को ये डिलीवर करने की जरूरत है कि विवाह नाम की जो संस्था हमारे समाज का एक मुख्य आधार है, उसमें विवाह का मतलब कर्तव्य, प्रेम, जिम्मेदारी, एक दूसरे के प्रति सम्मान, धैर्य, ये सारी चीजें हैं. करें ना, मैं तो कह ही रहा हूँ यही करें, बट आप उपदेश देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5% को छोड़ करके 95% हमारे देश में हो रहा है। 5% नहीं हो पा रहा है। हाँ। 5% के कारण 95% अब्यूज हो रहा है। देखिए अच्छी बात है कि वे 5% ही सिर्फ गलत कर रहे हैं, है ना। बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हम प्रेम के भाव को ना समझें तो कहीं ना कहीं यहाँ फंसेंगे। सर ये तो समझ की कमी है। हाँ, समझ कमी तो है ही। परिवार में से वैसे तो कितने लोग हैं जिनकी समझ और उसके कारण को भी आप देख लें। मैं कह रहा हूँ कि आपको लगता है ठीक है बच्चा गलत कर रहा है क्योंकि पेरेंट्स समझदार नहीं थे, ठीक है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम गलत किए क्योंकि हमारे पेरेंट्स समझदार नहीं थे, उससे कुछ नहीं निकलेगा। बच्चे में तो जिम्मेदारी का भाव विकसित करने की जरूरत है ना। लेकिन एक दूसरा पक्ष पहलू ये भी हो सकता है कि हमारे समाज में जितने भी जो जनजातियां रहती हैं, उन जनजातियों में ऐसी कई प्रथाएं हैं जहाँ पर बिना विवाह के लड़के और लड़की को अवसर दिया जाता है जिसको सही चुनाव कर सके. ये गोटुल नाम की जो प्रथा चलती है, जी, तो इसको भी मैं अध्ययन कर दूँ, उसमें से अच्छी चीजें निकाल के, क्योंकि ये डिस्टॉर्शन है. लिव इन में रह रहे हैं, फिर मर्डर कर रहे हैं, फिर डिपार्टेड हो रहे हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ द रिलेशनशिप. लेकिन एक वो भी एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं हमारे सामने कि ऐसा उनके उसमें होता है.
देखिए जो होता है वो एक बात है, जो सहज भगोरिया होता है, घोटल होती है, घोटल प्रथा हाँ, बोला जाता है। जो होता है वो तो बहुत कुछ हो रहा है, सहज रूप से क्या स्वीकार है? नहीं सर, मेरा प्रश्न है कि ये सही बोल रहे हैं आप, ये हो रहा है समाज, इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे कि ये चीज कैसे डिलीवर हो? 2 दिन से दे रहा हूँ सुझाव। नहीं नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कैसे? यही, इसमें अगर सेल्फ एंड बॉडी की क्लैरिटी नहीं है तो अल्टीमेटली रिलेशन को हम बॉडी टू बॉडी मानते हैं, हैप्पीनेस को सेंसेशन मानते हैं, उसको पूरा करने जाते हैं, दूसरा एक्सप्लॉइटेड फील करता है। तो ये सेंसेशन कभी रिलेशनशिप में हार्मनी का बेसिस नहीं बन सकता। अपने को दूसरे को बॉडी मानकर रिलेशनशिप में कभी सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। किसी पॉइंट पे जाकर आप सेल्फ टू सेल्फ रिलेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब रिलेशन सस्टेन करता है। और अभी क्या है, हमारे पास सुख का स्रोत पता नहीं है कि सही समझ सही भाव है, तो कैसे भी सुख मिल जाए, सुविधा से सुख मिल जाए, दूसरे के शरीर से सुख मिल जाए, इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, लगे हुए इसमें। और उसमें भी क्या, संबंध का भाव नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक कपल आए, ट्रिपल IIT हैदराबाद में वर्कशॉप कर रहे थे हम लोग, है ना, तो लिव इन में रहते थे, ऐसी बात निकलने लगी। तो वो जो लेडी थी उन्होंने पूछा कि लिव इन में क्या प्रॉब्लम है, तो हमने कहा कि कमिट करने में क्या प्रॉब्लम है। भाई कमिट कर दीजिए तो शादी भी कर लेंगे, हम कमिट नहीं करेंगे तो कर क्या रहे हैं फिर? वे ऑफ उनका लाइफ वैसा है सर, आप ये मान लीजिए। देखिए वे ऑफ लाइफ तो टेररिस्ट का भी है, मर्डरर का भी है, तो क्या वो सही हो गया? सहज में स्वीकार तो नहीं है ना तो नहीं है, बट जी। तो फिर कमिट क्यों नहीं कर रहे, शादी क्यों नहीं कर पा रहे? वही क्या चीज ये वो फिर सहज निर्णय नहीं है ना। जी? सहज निर्णय का मतलब कमिटमेंट ऑटोमेटिकली है उसके अंदर। वही तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या वही, क्यों है। तो अगर हम कमिट कर पा रहे हैं तो विवाह भी कर लेंगे, फिर पिक एंड ड्रॉप क्यों करेंगे? आज मजा आ रहा है तो पिक किया, कल मजा नहीं आ रहा ड्रॉप कर दिया। पर लड़कों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन। लेकिन मैं तो अभी असेसमेंट में जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं आपकी सहज स्वीकृति क्या है? कमिटमेंट में रहेगी, जी कमिटमेंट में रहेगी। वही, उसको हम अपने आप में देख लें। अदरवाइज हम कहीं ना कहीं इन सब चीजों को साथ में ढोते रहते हैं। ये सब प्री कंडीशनिंग्स हैं या सेंसेशन है। तो अगर हमने इसको संबंध का आधार बना लिया, किसी प्री कंडीशनिंग या सेंसेशन को, है ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि जितनी शादियां हो रही समझ के आधार पर हो रही है, ये भी नहीं कह रहा हूं प्री कंडीशनिंग के आधार पर हो रही है, वो तो भेद के आधार पर हो रही हो। हम भी इतने पैसे वाले, वो भी इतने पैसे वाले, तो शादी कर लिया। हमारा भी व्हाइट कलर, उनका भी व्हाइट कलर, तो शादी कर लिया। ये सभी प्री कंडीशनिंग है। तो मैं तो कह रहा हूं कि संबंध का आधार मान्यता या संवेदना होगी तो उसमें उभय सुख नहीं होगा। सही समझ सही भाव होगा तो उभय सुख होगा, इतनी कह रहा हूं। बाकी अपना आर्टिकुलेट कर लीजिए। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, बच्चों को वो बात तो दे नहीं पा रहे, है ना। अब बच्चों कहते हैं हमको ये एजुकेशन देना है, वो एजुकेशन देना है। अब विदेश में LGBTQ शुरू हो गया है ना। अब उसको भी जस्टिफाई करेंगे, फिर उसके लिए भी हम संशोधन करेंगे, उसके लिए ढेर सारे नियम बनाएंगे, उसके लिए बच्चों को एजुकेट करेंगे। ये मूल बात तो हम कह ही नहीं पा रहे हैं कि संवेदना या मान्यता निरंतर सुख का आधार नहीं हो सकता। कई बार इसके उत्तर समाज में सप्रेशंस के भी कारण होता है। ना सप्रेस करें, हम तो कह रहे हैं इसलिए बच्चों से डायलॉग करिए, है ना, हर चीज बात कर लीजिए, बट अल्टीमेटली उनका ध्यान सही समझ के ले जाइए, ना कि ऐसी और एक मान्यता बना दीजिए कि 22वीं सदी आ रही है ना, अब तुम कहाँ मनुष्य की तरह जी रहे हो, पशुओं की तरह जीना शुरू करो कि नहीं। तो अगर हम प्रेम के भाव को ना समझें, संबंध को ना समझें, तो कहीं ना कहीं सुख को ढूंढते हैं मान्यता या संवेदना में, और दूसरा संबंधी का फिर, है ना, हमारा आधार संबंध का वही बन जाता है। फिर दूसरा परेशान होता है, फिर इसमें अपराध होते हैं। प्रेम को देखें तो प्रेम का मतलब है कि मुझे विश्वास का भाव दिखाई देता है स्वयं में। हर एक व्यक्ति की चाहना ठीक दिखाई देती है, हर एक व्यक्ति का सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम दिखाई देता है कि वही है, हर व्यक्ति में वही पोटेंशियल दिखाई देता है। इसके साथ में एक से लेकर अनेक से लेकर हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकार पाता हूं। ये भाव की पूर्णता है ना। तो जिसको अभी लव इन्फैचुएशन है, लस्ट कर रहे हैं, उसको बहुत नीचे की स्थिति है, उसमें तो विश्वास का भाव ही स्थापित नहीं हुआ। पंजाब में एक कपल रहते हैं, तो
उनकी 2 बेटियां हैं। तो बड़ी बेटी एक दिन स्कूल से घर आई तो बहुत संकोच में थी, डरी से हमें अपने कमरे में चली गई। तो माँ बाप ने तो नोट नहीं किया, छोटी बहन ने नोट किया। तो पूछा क्या हो गया, तो उसने एक पेपर का चिट दिखाया कि देखो एक लड़के ने हमको लिख के दे दिया है आई लव यू, है ना, और कहा कल तुम्हारा रिस्पॉन्स चाहिए। तो फिर वो है ना उसको समझ में आता क्या कहें हम उससे। तो छोटी बहनी दोनों ने वर्कशॉप किया हुआ था। छोटी बहन ने कहा इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, तुम पूछो तुम्हारे को हमारे ऊपर ट्रस्ट है क्या, रिस्पेक्ट है क्या, अफेक्शन है क्या, अगर नहीं तो लव कहाँ से होगा। अभी ट्रस्ट है नहीं, रिस्पेक्ट है नहीं, है ना, और क्लेम कर रहे हैं। तो प्रेम तो भाव की पूर्णता है, ये एक एक के बीच में नहीं है, ये हर एक के साथ है। तो जब हमारे अंदर विश्वास का भाव होता है, सम्मान का भाव होता है, स्नेह का भाव होता है, ममता वात्सल्य का भाव होता है ना, तो ये अपने आप हमारे अंदर धीरे धीरे सुनिश्चित होने लगता है, हर एक के प्रति प्रेम का भाव। नहीं तो ये सब चलता रहता है। उसमें लव को ब्लेम किया गया है, लव सब गलत लिखा हुआ है। ये बता रहा है कि अभी लव को ना समझें, है ना, तो यहाँ फंस जाते हैं। क्योंकि ये समझना और ये प्रोसेस ये जो आउटकम है ये कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिस में चल रहा है लगातार लगातार लगातार, और वो पूरा इकट्ठा ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा भाई, और एजुकेशन उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, है। हाँ एजुकेशन क्योंकि एजुकेशन में अभी भी हम प्रेम के भाव की बात नहीं करते। एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन की बात करेंगे, है ना, बच्चों कहेंगे एजुकेट करने का मतलब ये है कि आप उनमें और इस तरह की बातों के प्रति, है ना, अवेयरनेस ले आइए। उससे अल्टीमेटली समाधान नहीं निकलेगा। वो जो लस्ट है वो तो बना ही हुआ है, वो जो इन्फैचुएशन है तो बना ही हुआ है। आप भले उसमें सेक्स एजुकेशन को ले आइए, 4 और चीजें जोड़ लीजिए, और नियम कानून बना दीजिए, और फ्रीडम दे दीजिए, अल्टीमेटली उससे निरंतर सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम नहीं निकलेगा। पर सर ये ऐसा तो सदियों से चला होगा। ठीक किया जाए ना। ठीक तो करना चाहिए, पर ये सदियों से चला आ रहा है। सभी देखिए सदियों से लोग दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि हम सुखपूर्वक नहीं जिएंगे। कुछ चीजें परंपरा पहले भी लोग एक दूसरे को मार ये देते थे, सब था उसमें। औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे, सदियों से हो रहे हैं। ठीक है ना, हम देख ले हमारी सहज स्वीकृति क्या है, क्योंकि वर्षों से लोग दुखी हो रहे हैं तो हम भी दुखी बने रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं कह रहे हैं। हम हमेशा पूरे सुखी हमेशा कभी भी नहीं हो पाएंगे। ये क्यों कह रहे हैं? और उस सुख की तलाश में ही हम दुखी हो जाते हैं। एक राजा दूसरा राजा, राजा का बेटा राजा को। महात्मा बुद्ध ढूंढते रहते हैं। देखिए सुख की तलाश बाहर करेंगे तो नहीं पूरा होगा, स्वयं में देखेंगे, अपनी सहज स्वीकृति पे ध्यान देंगे तो पूरा हो जाएगा। राजा जी? पूरा कलिंग का युद्ध कर लिया दुनिया में। अभी फिर हम दूसरों पे चले जाते हैं। फिर जाके साधु बन गए। अभी देखिए क्या होता है ना, आप थोड़ा सा इसको, कोई परमानेंट बनाते थे, उन्होंने सब कुछ किया। अभी अपनी ओर ध्यान नहीं देना है। अगर हम लव की बात कर रहे सुनिए, हैं, जब हम अपनी ओर ध्यान देते हैं तो आप पंजाब की किस्सा सुनाते हैं, वो तो दूसरों का ही है। वो तो मैं आपके ध्यान आकर्षण के लिए सुना रहा हूँ। ये वही बात तो ये कर रहे हैं ना, इस साइड भी है। नहीं नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि चूंकि इतिहास में ऐसा नहीं हुआ इसलिए आगे भी नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। This is a human tendency and it is पंजाब की किस्सा a जरूर picture of society in history also. It is the same, more or less same. The picture in the society or our history or our country. हाँ इधर इधर ध्यान दीजिए। हाँ वो भी ऐसी ही थी, पहले भी कोई बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है ना, देख लें, अगर जो चल रहा है उसको चलाते रहना है तो कंटिन्यू करें। ये नहीं कह रहे, मतलब ये भी चल रहा था। मतलब एक बात जो कह रही हूँ उसको आप ऐसे ना सोचिएगा, किसी और सेंस में मैं जो कह रही हूँ वैसे ही शायद समझ पाएगा कि हमने कुछ शब्द कह दिए कि लव का डिस्टॉर्टेड फॉर्म में लस्ट, इन्फैचुएशन, और ज्यादातर इसी वजह से ये डिस्टॉर्शन पैदा होता है। खजुराहो में जो मंदिर बने हैं, ठीक है, वो पूरा जो कलाकृति है वो जीवन के सबसे बड़े पक्ष को लेकर है, जिससे रिप्रोडक्शन होता है। मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये सृष्टि का नियम है। और मंदिर का आधार वही है, पूरी जो बाहर मुद्राएं बनी हुई हैं। और उस उन मुद्राओं का आप स्टडी करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा कि ये कल्चर आज का नहीं है,
ये कल्चर सदा से रहा पशु से मनुष्य होने की यात्रा में सदा से रहा है, रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि उस परकोटे के भीतर जो है शिवलिंग है, या जो हम ऐसा अगर हम डिनोट ना करें तो एक अदृश्य रूप से एक शक्ति है जो सेल्फ की आप बात है, तो हम ऐसे करके निगेट ना करें। देखिए अभी हम फिर गलत दिशा में चले गए। तो जो कंसेंचुअल उसको क्या कहें, मतलब जो स्त्री पुरुष संबंध अभी के, तो रिप्रोडक्शन की जरूरत है, वो ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए है ना, जो भी हमारी जिम्मेदारी उसको हम पूरा करेंगे। बट यदि वो अनियंत्रित हो जाए तो फिर यही जाएगा। तो आपने जो उदाहरण दिया रिप्रोडक्शन के लिए ठीक ही है, ताकि मानव जाति बनी रहे, ताकि हर नए जनरेशन को है ना समझने जीने का अवसर मिलता रहे, वहां तक ठीक है। बट यदि वो उसको न करें न समझें तो फिर ये अनियंत्रित हो जाएगा ऐसे ही। तो रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम विधायक पक्ष देखें, हम क्यों नेगेटिव? नहीं हम तो पूरा देख रहे हैं, हम तो ये भी देख रहे हैं हम, ये रिप्रोडक्शन के लिए तो नहीं हुआ है। नहीं आप मेरा एस्पेक्ट नहीं समझ पाए। मैं कह रहा हूं ठीक है ना, कोई बात नहीं देखिए रिप्रोडक्शन के लिए स्त्री पुरुष संबंध में अभी देखिए इधर ध्यान देना होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है ये हमको दिखाई देता है ना। तो एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ विवाह हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, उतना तो ठीक ही है। बट ये जो विवाहेतर बहुत सारा कुछ चल रहा है, या बिना विवाह के बहुत सारा कुछ चल रहा है, जो उसके नाम पे अपराध चल रहे हैं, या जो और बहुत सारी कुरीतियां चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, है ना, उसको थोड़ी जस्टिफाई करेंगे। ये चीज जो अभी आपने बोली ना, इसको आपको पहले बोलना चाहिए था, तो इतनी ये आपको पहले समझ लेना चाहिए था, मैं अपने आप से नहीं कह रहा था। गैप वहीं आया था। देखिए अभी क्या होता है, अभी हम पहले से बहुत सारी चीजों को बैगेज ग्रुप में लेके चल रहे हैं, अभी पूरी बात सुनते ही नहीं है। अब इन शब्दों को मैं प्रयोग नहीं करना चाह रहा था, बिना प्रयोग किए आप समझ लेते तो अच्छी बात थी। अब नहीं आप समझ पाए तो मुझे प्रयोग करना पड़ गया। किसी भी घटना के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अभी हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं होते हैं, बट वो हमको सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। एक बलात्कार होता है, न्यूज बनता है, बहुत सारी भर्त्सना होती है, आंदोलन होते हैं, प्रचार होता है, सब कुछ होता है, बट उसके मूल कारण को हम नहीं देख पा रहे, उसको जस्टिफाई भी करते रहते हैं। ये तो होगा ही, ये तो परंपरा से होता रहा है, ये कोई समाधान तो नहीं हुआ ना। अगर परंपरा से ऐसा कुकृत्य होता रहा है तो क्या आगे भी होता रहे? किसको जस्टिफाई कर सकते हैं? परंपरा में हो रहा है तो होता रहे। समाधान ही चाहिए। समाधान चाहिए। समाधान प्रेम का भाव है। ऐसा नहीं कि अगर ये अपराध होता रहा है तो हम जस्टिफाई करेंगे, परंपरा में हुआ है ना, सदियों से हुआ है, सिर्फ प्रेम से तो हो नहीं पा रहा है ना। उसके लिए तो वर्कशॉप कर रहे हैं। जिस लेवल पे वो लोग ये कृत्य करते हैं, अब उनके देखिए, अभी मैं इसलिए कह रहा हूं अपने ऊपर ध्यान दे लीजिए, ठीक? नहीं तो मैं वही कह रहा हूं, अगर प्रेम का भाव होगा, प्रेम का जहां भाव होगा, जहां प्रेम का भाव होगा, यहां अपराध कैसे होगा? प्रेम नहीं है ना। अगर वो रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लस्ट काम कर रहा है। अब हम उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? लस्ट के पीछे क्या काम कर रहा है ये भी तो समझना पड़ेगा ना हमको। 2 दिन से वही समझा रहा हूं कि अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं। नहीं इसके पीछे भी वही भाव है। जहाँ प्रेम का अभाव है वहाँ फिर आप बैकवर्ड आइटरेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके मूल में अभाव की वृत्ति है। उसके मूल में, उसके मन में क्या? बहुत ज्यादा अभाव है, उसको प्रेम नहीं मिला, उसको केयर नहीं मिली, इसलिए उसका डायरेक्शन ऐसा हो। मैं उसको निगेट नहीं कर रहा हूं। साइकोलॉजिकली अगर स्टडी किया जाए और ये फैक्ट, मतलब ये एविडेंस है। आप किसी और मुद्दे बात कर रही हैं। नहीं रुके रुके, आप उसको पूरा एनालाइज कर लीजिए। आई एम सेइंग अल्टीमेटली प्रेम का भाव होगा तो ऐसे अपराध नहीं होंगे। अब वो प्रेम का भाव क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, उसको पूरा आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, कोई बात नहीं है, कर लीजिए उसको। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, ये डिजायरेबल है, क्राइम डिजायरेबल नहीं है। जो डिजायरेबल उसको समझ लें, जो अनडिजायरेबल है उसको आप एनालाइज कर लीजिए, मैं उसको रोक नहीं रहा हूं। आपके इनकी गलती नहीं, उनके माँ बाप की गलती है, माँ बाप मेरी नहीं, मेरे माँ बाप की गलती है, okay? उनकी नहीं, मेरे पूरे इतिहास की गलती है, उससे कुछ नहीं निकलेगा। हम हर बार दूसरे में गलती ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर प्रेम का भाव है नहीं, तो हम उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं, इतिहास से, परंपरा से, समाज से, है ना, बट अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो ये कह रहा हूं कि अगर प्रेम का भाव होगा तो ये अपराध नहीं होंगे। अब फिर बाहर ना जाए कि मूवी कारण हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं आपके अंदर ये भाव होगा, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। अभी उसकी बात नहीं करो क्यों ये अपराध हो रहे हैं, क्यों अविश्वास हो रहा है, क्यों अपमान हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपको सहज रूप से स्वीकार किया है।
लस्ट स्वीकार है या लव स्वीकार है? प्रेम भाव कैसे होगा? पारिवारिक वातावरण। अभी उसी के लिए तो धीरे धीरे प्रयास चल रहा है ना। तो हमको लस्ट स्वीकार है या लव स्वीकार है, इन्फैचुएशन स्वीकार है या कमिटमेंट स्वीकार है? तो प्रेम का मतलब है हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव, यानी पूर्णता में रत होना, हर एक के साथ संबंध में निहित रस, निहित भावों को देख पाना, उनकी अनुभूति करना। तो ये एक दूसरे के साथ संबंध में स्वीकृति के साथ शुरू होता है, इसको स्नेह कहा है ना, और स्लोली एक्सपांड्स टू एवरी है ना बीइंग, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और फिर एक एक इकाई के प्रति दिखाई देता है। तो एक से अनेक, अनेक से हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का जो भाव है, ये प्रेम भाव है। और जब इसको हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आचरण में, तो दया, कृपा, करुणा के रूप में दिखाई देता है। अभी इन शब्दों पे विस्तार में नहीं जाएंगे, बट प्रेम का जो सहज फलन है जीने में, दया, कृपा और करुणा का भाव है। और जो भी हमसे मिलते हैं, जिनके साथ भी हम निर्वाह करते हैं, उनके साथ इन भावों का निर्वाह होता है। जो प्रेम का भाव है, ये अखंड समाज का आधार है ना। हमारे अंदर अखंडता का भाव होता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई अपना पराया का भाव, भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, है ना। हर व्यक्ति मेरा संबंधी है, ऐसा हमको सहज रूप से दिखाई देता है। तो न्याय का मतलब हुआ कि अगर हम कोई भाव ठीक ठीक समझ में आते हैं तो मैं इनका निर्वाह करता हूँ, फिर मूल्यांकन करता हूँ। मूल्यांकन में दिखता है कि मैंने भी सही भाव का निर्वाह किया, दूसरे ने भी सही भाव का निर्वाह किया, तो उससे उभय सुख होता है। तो संबंध में भाव की ठीक ठीक पहचान हो जाए, निर्वाह हो जाए, मूल्यांकन हो जाए, तब जाकर न्याय होता है। तो न्याय देखें तो हर संबंध में हर क्षण की आवश्यकता है ना। कोर्ट कचहरी हम तब जाते हैं जब अन्याय हो जाता है, बट न्याय देखें तो परिवार में हर क्षण हर संबंध में आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी तो हम तब जाते हैं कोई अपराध जैसी स्थिति होती है, बहुत आगे बात बढ़ जाती है। तो ये भी देखने की बात है कि अब हम कितने संबंधों में कितने क्षण न्यायपूर्वक जी पाते हैं, कितना हम दूसरे के साथ संबंध का ठीक निर्वाह कर रहे हैं, कितना हम डोमिनेट कर रहे हैं, कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना, कितना हम दूसरे को स्वीकार रहे हैं, कितना हम द्वेष कर रहे हैं। ये सब देखने की बात है। ये भाव जब हमको ठीक से समझ में आते हैं तब जाकर हम न्याय कर पाते हैं। तो अगर आप ये भी अगर एक निर्णय ले पाएँ कि मुझे अपने परिवार में कम से कम हर व्यक्ति के साथ न्याय करना है हर क्षण, तो धीरे धीरे आपकी संबंध पूर्वक जीने की योग्यता बढ़ती है। फिर हर व्यक्ति के साथ आप संवाद कर पाते हैं, है ना, अगले को समझने का काम कर पाते हैं। जी क्या? अभी नहीं जाए, भीष्म पे ना जाए, फिर कहानी चलेगी। आप 2 दिन से नहीं थे ना शायद? नहीं, 1 मिनट, आप 2 दिन से थे नहीं थे? अभी फिर आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। अभी हम इसको न्याय को समझ लें। ये जो 9 भाव की हमने बात की, तो ये 9 भाव जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये 9 भाव हमको समझ में आते हैं, हम पहचान पाते हैं, इसका निर्वाह कर पाते हैं, तब जाकर न्याय हो पाता है। तो न्याय का मतलब है संबंध में भाव की निश्चित पहचान, निर्वाह, मूल्यांकन, जिससे उभय सुख होता है। तो न्याय का प्रमाण है उभय सुख हुआ। इसमें यह भी संभावना है कि हमने किसी का सही निर्वाह किया बट उसने हमारा सही मूल्यांकन नहीं किया, तो आज नहीं सुख होगा। जिस क्षण हमारा सही मूल्यांकन कर पाएगा उस क्षण सुख होगा। बट हमने अगर सही निर्वाह किया है तो उसका सुख मुझे मिलता रहेगा। और कभी भी सही मूल्यांकन नहीं कर पाए तो कभी नहीं सुखी होंगे। आपने निर्वाह सही किया पर सामने वाले ने सही मूल्यांकन नहीं किया कभी भी। वही तो आपके व्यवहार से वो सुखी नहीं होगा। बट ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरा अगर हमारे व्यवहार का सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे भाव की पहचान में ही गलती हो गई है, हमारे निर्वाह में ही गलती है। भाई अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि हम तो सही जीते हैं, अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि हम तो सही जीते हैं। हाँ, तो हमने भाव की पहचान ठीक की है कि नहीं? नहीं, अभी जो आपने कहा कि कोई हमारा कभी मूल्यांकन सही ना कर पाए, तो मैंने कहा हम ये मान के शुरू कर रहे हैं क्या कि हमने तो हर बार सही निर्वाह किया, उसने मूल्यांकन गलत किया है। हमारी तरफ से भी सही कर रहे हैं
रुकिए रुकिए, वही मैं उसको ओपन कर रहा हूं। अभी हम मान लेते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं, उसको भी ओपन कर लें कि हमने अगर भाव की पहचान ठीक नहीं की, फॉर एग्जाम्पल हमने दूसरे को शरीर के रूप में माना, मैं को नहीं पहचाना, तो हमारा निर्वाह पहले डे 1 से गलत हो रहा है। अब हमने प्रिवलेंट नॉर्म्स के हिसाब से सही कर दिया, बच्चे को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कन्वेंशन के नॉर्म्स के हिसाब से हमने ठीक कर दिया, है ना। बट हमने जो करना था, भाव की पहचान करना था, निर्वाह करना था, उस पर चूक हो गई। अब बोला दूसरा मूल्यांकन में चूक कर रहा है, ऐसा नहीं है, हमारे पहचानने में चूक हो गई। बच्चे की बात नहीं है, बड़े की बात। मैं एक उदाहरण दिया, है ना। तो अगर हम दूसरे को मैं के रूप में न स्वीकार पाए, संबंध को मैं का मैं से न देख पाए, तो मूल्यांकन जब भी दूसरा व्यक्ति करेगा, है ना, अगर सही करेगा तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पहचानने में चूक है, भाव के पहचान में चूक है। अगर हमने सुविधा की तृप्ति संबंध के बजाय हमने उसके मतलब संबंध की तृप्ति भाव के बजाय हमने सुविधा के आधार पर कर ली, मान लिया कि ऐसा हो जाएगा, तो फिर वहां पे फंसेंगे। सर ये तो एस्टेब्लिश हो गया हमारे दिमाग में क्या सुविधा स्वयं और संबंध सुविधा संबंध establish असंबंध कर लिया सर हमने, इससे एक्सेप्टेड है। अगर इतना भी ठीक से अपने अंदर बैठ जाए ना, तो आगे के लिए बहुत हेल्प करेगा। अच्छा सर, एक बात कुछ बताइए। कुछ उदाहरण है वो जो वो हम नहीं रिलेट कर पा रहा है, कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, उसके कारण वो इक्वेशन हमारी पूरी नहीं हो रही सर। हाँ नहीं ठीक है ना, देख लिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 3 दिन में यहाँ से बिल्कुल सब सफेद होके निकलेंगे, है ना। नहीं, आपका मूल जो है संबंध सुविधा और जी समझ 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 संबंध, ये तो हमने पकड़ लिया सर, एक्सेप्टेड। जी ठीक है ना। अभी इतने को लेके चलें, अगर इसकी वरीयता भी बन जाए कि समझ पहली वरीयता है लाइफ की, हाँ फिर संबंध और फिर सुविधा, तो वरीयता भी अपने अंदर काम करती रहेगी दिन भर। तब बनेगी समझ। समझ मतलब कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब जब आपके आई एम नॉट सेइंग समझ इज कॉग्निशन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, समझ तो पूरी कब होगी ना, कॉग्निशन का हिस्सा बनेगी तभी तो समझ पूरी हुई ना। बिल्कुल नहीं। कॉग्निशन अलग चीज है, समझ अलग चीज है। जब आपके अनुभव का कोई चीज हिस्सा हो गया तो आपकी समझ पूर्ण हुई, अब वो आपके एक्शन में आ रही है। कॉग्निशन तो रीजनिंग को कहते हैं, ये रीजनिंग नहीं है, ये वेरिफिकेशन है। कॉग्निशन से मेरा मतलब है पूरी वो चीज मेरे दिमाग में कहा कॉग्निशन और समझ डिफरेंट है, उनको प्लीज बताइए ये दोनों कैसे डिफरेंट है। कॉग्निशन और समझ हम तो आपका भी डे 1 मिस हो गया शायद, है ना। नहीं आई थी ना वो डे 1 में। डे 1 में थी आप, अच्छा। तो जब हमने समझ की बात की थी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात की थी कि स्वयं में प्रस्ताव को जांचना, फिर उसको जी कर देखना, है ना, इससे हमारी समझ विकसित होती है। हम जांचने का काम ना करें, कॉग्निशन में जांचना शामिल नहीं है। कॉग्निशन जिसको कहते हैं हम, रीजनिंग करना, विचार करना, विश्लेषण करना, जो अभी प्रचलित भाषा उसके अनुसार तो यही होता है। अगर हम स्वयं में जांच रहे हैं, वो इससे एक अलग प्रोसेस है। एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा हूं मैं, कॉग्निशन की नहीं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, एनालिसिस की नहीं। मतलब फिर शब्द यूज करें वो आप कोई भी डिक्शनरी ले आइए, मूल बात समझ लीजिए। हम समझ आपने जो बोला वो उसमें वो चीज आ गई, वही चीज आ गई, जीना समझकर जीना, जीना। देखिए हो क्या रहा है कि अभी हमारे पास एक पूरा एक बैगेज है, हम उससे बार बार इक्वेट कर रहे हैं। हम सीधा सीधा क्यों नहीं देख रहे? इसको कॉग्निशन कहें कि बोध कहें कि इसको, है ना, कुछ और कहें, क्यों? जो कहा जरा उसको देख लें। प्रायर लर्निंग है ना, उसको अनलर्न करके फिर रीलर्न करना वही है। अभी अनलर्न करने में टाइम लग रहा है। सर एक बात बताइए, कोई आपसे संबंध इसलिए रखता है क्योंकि उसको आपसे फायदा है, और हर थोड़े दिन में वो संबंध चेंज कर देता है। आज तुमसे फायदा है 4 साल 5 साल, क्योंकि तुम्हारी उधर इक्वेशन ठीक है, फिर चेंज हो गए। सर इसको आप संबंधों में क्या कहें? और क्या? और वो तो समाज में सबसे समझदार दिख रहा है। अब फिर अपना देखिए, ये जो है ना, अवसरवादी है वो, कभी सुनाओ कभी सुनाओ। ये रामबाण है ये, बस रामबाण बदल लग गया बस। दलबंधु नेता भी होते हैं अवसरवादी। यहाँ से जी समाज चढ़ गया। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो हम न्यायपूर्वक जी पाते हैं, तो परिवार से विश्व परिवार तक न्यायपूर्वक जी पाते हैं, अखंड समाज में जी पाते हैं।
इतनी बात के साथ है ना समाज की बात कर सकते हैं। तो जीने का जो तीसरा स्तर है समाज। तो हमने देखा कि बात नहीं या तो आप लोग थोड़ा अलग बैठ जाइए, क्योंकि ये भी हो रहा है कि जब मैं कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो इंटरपर्सनल टॉक शुरू हो जा रहा है, तो ध्यान नहीं जा रहा मेरी बात की ओर, है ना। तो हमने ये भी देखा कि जो समाज का बेसिक इकाई है वो परिवार है, और समाज उसके जीने का अगला स्तर है। तो समाज में कई परिवार साथ साथ रहते हैं। तो ये समझने की बात है कि समाज में साथ साथ रहते हुए क्या हमारा कोई कॉमन गोल हो सकता है, उस कॉमन गोल को पूरा करने के लिए क्या सिस्टम्स होंगे, क्या डायमेंशंस होंगे, और उसका क्या स्कोप होगा, इस पर थोड़ी अभी बात करेंगे। तो 3 संभावनाएं हैं कि परिवार साथ साथ रह रहे हैं, परस्पर पूरकता के भाव से रह रहे हैं, कॉमन गोल के साथ रह रहे हैं। दूसरी संभावना है परिवार रह तो रहे हैं बट डिफरिंग गोल्स हैं, है ना, अलग अलग लक्ष्य बना हुआ है, कोई संबंध का भाव नहीं है। तीसरी संभावना है कि अलग अलग रह रहे हैं, अपोजिशन है, स्ट्रगल है, कन्फ्लिक्ट है। इसमें कौन सा स्थिति हमको सहज रूप से स्वीकार होता है? फर्स्ट वन। तो पहले को देखें तो समाज कहेंगे, दूसरे को देखें तो भीड़ कहेंगे, और तीसरे को कहेंगे तो युद्ध का मैदान कहेंगे, कि नहीं। तो हम समाज में जीना चाहते हैं, संबंध के भाव में जीना चाहते हैं, कि नहीं। हम साथ साथ रह रहे हैं बट एक दूसरे के बारे में हमको पता नहीं है, कोई हमारा कॉमन लक्ष्य नहीं है, तो भीड़ की तरह जी रहे हैं, है ना, और लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो युद्ध की तरह जी रहे हैं। तो हम देखेंगे कि समाज में कॉमन गोल क्या हो सकता है। तो समाज में जीते हुए कुछ हमारे कॉमन गोल्स हो सकते हैं। जैसे एक गोल ये हो सकता है कि हर व्यक्ति में सही समझ, सही भाव, ताकि हर व्यक्ति सुखपूर्वक जी पाए। कि नहीं। तो कुछ व्यक्ति समझदार हो, बाकी सब उनके पीछे चलें, या हर व्यक्ति समझदार हो? हर व्यक्ति समझदार हो। वैसे ही परिवार में क्या चाहेंगे? हर परिवार समृद्ध हो, हर परिवार की सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक हो, उससे अधिक उपलब्ध हो उसके पास। समाज में परस्पर साथ साथ जीते हुए अभय हो, विश्वास हो, और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व हो, है ना, प्रकृति में अस्तित्व में सहअस्तित्व हो। ये देख लें कि ये चारों की जरूरत है या इनमें किसी को छोड़ सकते हैं। चारों की जरूरत है ना। अगर ये 4 पूरे हो जाते हैं तो समाज में हमें और क्या चाहिए? तो समाज की व्यवस्था के लिए देखें तो इन चारों लक्ष्यों को ठीक ठीक पहचानने की जरूरत है, ठीक ठीक पूरा करने की जरूरत है। और क्या हम इन चारों के लिए काम कर रहे हैं? परिवार में, समाज में। अगर इन चारों के लिए काम करना है तो शुरुआत कहां से करेंगे? स्वयं से, है ना। तो व्यक्ति शुरुआत करेंगे। तो अगर हम देखें तो काम व्यक्ति से शुरू होगा। व्यक्ति में सही समझ, सही भाव होगा, तब जाके सुविधा की आवश्यकता को ठीक से पहचान पाएगा, तब जाकर परिवार में उत्पादन करते हुए समृद्धि का भाव होगा, है ना। और व्यक्ति में समाधान होगा, परिवार में समृद्धि होगी, तब जाकर समाज में अभय होगा। तो अगर एक भी परिवार है जिसका चूल्हा नहीं जल रहा, है ना, भूखे सो रहा है, तो अगले दिन कहीं ना कुछ तो अपराध करेगा। तो समाज में अभय तभी होगा जब परिवार में समृद्धि होगी, व्यक्ति में समझ होगी। और अगर आदमी आपस में ठीक से जिएंगे तब जाकर हम पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मिट्टी, हवा, पानी के साथ ठीक से जी पाएंगे। आपस में लड़ेंगे तो इनका तो हम विनाश करेंगे ही, है ना। तो अगर क्रम से देखें तो ये क्रम बनता है। बताइए, ठीक है इतनी बात? मगर अभी का अगर हालत देखें तो कुछ ऐसा हो गया है, हर व्यक्ति में सही समझ, सही भाव हो, उसके वजह अगर आप देखें तो मान्यताएं बन गई, ढेर सारी मान्यताएं बन गई हैं। जैसे मनी इज एवरीथिंग, है ना, मान्यता, नोबडी इज ट्रस्टवर्दी, अदर्स लॉस इज माई प्रॉफिट, ऐसा बहुत सारा मान्यता लेके चल रहे हैं। दे स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव।
तो सही समझ सही भाव के बजाय अभी हमने बहुत सारी मान्यताएं बना ली हैं, उन मान्यताओं के आधार पर जी रहे हैं। समृद्धि के लिए काम करने के बजाय, है ना, अक्युमुलेशन कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। तो कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हैव्स एंड हैव नॉट्स बन गए, गैप बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो उसके कारण हो क्या रहा है, तो देखिए, तो ऑब्सेशन बन गया समाज में। 3 तरह का उन्माद है, भोग उन्माद, लाभ उन्माद, काम उन्माद। तो भोग उन्माद मतलब अधिक से अधिक सुविधा भोग कर हम सुखी हो जाएं। तो जो मैं उदाहरण दे रहा था कि भाई मकान चाहिए, ठीक है, अब 1000 मकान ले लिया, उसके बाद मकान बुक करा रहे तो पकड़े गए, है ना। कपड़ा ले, ठीक है, 10,000 कपड़े खरीद लिए ना, जूता 3 हवाई जहाज में जूता लेके चल रहे हैं। अभी उन्माद बन गया, भोग उन्माद। कितना भोग कर लेंगे कि सुखी हो जाएंगे कि नहीं। अभी एक नया, है ना, एंटरटेनमेंट का तरीका आ गया है, स्पेस टूरिज्म। 20 मिनट स्पेस में रहिए, 2.5 करोड़ रुपए दीजिए, उस 20 मिनट के एक्साइटमेंट के लिए आप 2.5 करोड़ खर्च करने को तैयार हैं। 2.5 करोड़ कैसे आ रहा है, कितने लोगों के शोषण से आ रहा है कि नहीं। तो अभी हम सुख पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कोई सीमा नहीं रह गई है। वैसे लाभ उन्माद, अधिक से अधिक लाभ कमाना है, झूठ बोल के, धोखा देकर, है ना, शेल कंपनी बनाकर, ये करके वो कैसे भी हमको लाभ कमाना है। फॉल्स डेटा प्रेडिक्ट करना है, फॉल्स इमेज क्रिएट करना है कि नहीं, बस लाभ कमाना है, किसी तरह भी लाभ कमाना है, कितना भी कमा ले कम लग रहा है। वैसे ही काम उन्माद, सेंजुअल प्लेजर के लिए काम करना है, कहीं से मिले, कैसे भी मिले। अभी तीनों उन्माद हैं, पागलपन है। अगर सही भाव ना हो, सही समझ ना हो, तो सिर्फ एक लिमिट क्रॉस करने की बात है, आदमी उन्माद में ही जाता है। तो समाधान समृद्धि के बदले, काम के लिए काम करने के बदले, है ना, इस पे काम कर रहे हैं। वैसे ही समाज में अभय हो, उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। डोमिनेशन, फियर, एक्सप्लॉयटेशन, इसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हर देश के जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट बजट, है ना, वॉर्स एंड एम्यूनिशंस में जा रहा है, युद्ध की सामग्री खरीदने बनाने में लग रहा है। कई ऐसे देश हो गए हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी इस बात पे टिकी है कि 2 देश युद्ध करेंगे तो खाएंगे, 2 देश युद्ध नहीं करेंगे तो नहीं खा पाएंगे। तो हम युद्ध को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक। उस कारण आतंकवाद, युद्ध, ये सब बढ़ता जा रहा है। अभी आप थोड़ा सा एस्टिमेट करिए कि ये पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है। तो रशिया यूक्रेन में शुरू हुआ, उसके पहले भी चल ही रहे थे, बट कुछ दिन तक शांति रही थी। रशिया यूक्रेन का हुआ, फिर इजराइल हिमास का हुआ, फिर इजराइल लेबनान का हुआ, इजराइल इजिप्ट का, ये सब चल रहा है। कितना सारा इसमें पैसा खर्च हुआ होगा, कितने लोगों के मकान ढह गए, कितने लोग मारे गए, कितने हॉस्पिटल तोड़ दिए, स्कूल तोड़ दिए, कॉलेज तोड़ दिए, है ना, सब चल ही रहा है। और उसमें भी अभी रुक नहीं रहे हैं, तुमने 1 मारा हम 2 मारेंगे। और फिल्में भी चल रही हैं वैसे ही, तुमने 1 मारा हम 10 मारेंगे ना। वैसे ही प्रकृति में सहअस्तित्व हो, उसके बजाय हम मास्टरी करने पे लगे हैं, एक्सप्लॉयट करने पे लगे हैं। कभी हमने इतना प्रदूषण कर दिया कि हवा प्रदूषित हो गई, AQI 400 से ऊपर पहुंच गया। अब प्रदूषण को कम करने का काम नहीं करेंगे, अब आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। अब आर्टिफिशियल रेन तो हमने करा दिया, बट उसके कारण पूरे जो वायुमंडल पे प्रभाव पड़ा, उसका क्या हुआ। तो असमय बारिश होगी, है ना, असमय ओले गिरेंगे, टेम्परेचर असमय बदलेगा, ये सब होगा ही। तो हम नेचर पे मास्टरी करने में लगे हैं कि नेचर ठीक नहीं है, हम उसको ठीक कर दें। इसको यहाँ बरसना चाहिए था, वहाँ बरस रहा है, महासागर में बरसने से क्या फ़ायदा, शहर पे बरसे। तो उसे मास्टरी करने में लगे हैं। वो एक साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं कि वो साइंटिस्ट जो था, एक दिन अपने घर के बाहर पार्क में टहल रहा था, तो उसने देखा कि एक चिड़िया उड़ रही है ना, ये किसी काम की तो है नहीं, इसे कोई उत्पादन तो करती नहीं है, और देखो क्या मज़े में एकदम पंख फैलाए, यहाँ से वहाँ से यहाँ उड़ रही है। फिर उसने देखा एक गाय है जो हमारी इतने काम आती है, ठीक, और बेचारी टहल रही है, वो उड़ भी नहीं सकती, धीरे धीरे टहल रही है, यहाँ से वहाँ घास चर रही है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर मैं नेचर को बनाता ना, तो गाय को उड़ाता और चिड़िया को टहलाता। तो तक क्या हुआ, चिड़िया ने उनके सर पे बीट कर दिया। उन्होंने कहा यही डिजाइन ज़्यादा ठीक है ना। गाय ऊपर से गोबर कर देती है ना।
तो अभी हम नेचर पे मास्टरी करने में लगे हैं, है ना, नेचर को एक्सप्लॉइट करने में लगे हैं, बजाय इसके कि हम नेचर के साथ कोएग्जिस्ट कर पाएं। तो उसका परिणाम दिख ही रहा है कि रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। अब धीरे धीरे ये सब बढ़ता ही जा रहा है। ये बता रहे हैं कि अगर टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया अगर धरती का, तो समुद्र का तल और ऊंचा आ जाएगा, महासागर तल और ऊंचा आ जाएगा, फिर कोस्टल एरिया डूबेंगे। कोस्टल एरिया जैसे डूबेंगे वहाँ रहने वाले लोग माइग्रेट करके फिर प्लेट्यूज और प्लेन्स में आ जाएंगे, फिर यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा रिहायशी इलाकों के लिए। इस सदी के अंत तक 1 मीटर लेवल बढ़ जाएगा फोरकास्ट। हाँ, तो अगर ऐसा होगा तो धीरे धीरे ये सब समस्या और बढ़ेंगी। अभी अपने देश में भी कुछ शहर हो गए हैं जहाँ पीने का पानी समाप्त हो गया है, अफ्रीका में तो हो ही गया है ना। तो अभी ये सारी समस्या हम ही पैदा कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? मान्यता या संवेदना कारण। जो सहज स्वीकृति है वो तो मानव लक्ष्य के लिए है कि 4 गोल्स पूरे हो जाएं। सर आपके इसमें कहीं नेचर को बचाने का भी एक सेशन होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण। अगला सेशन वही है। मैं तो कहूँ बचाने का क्यों, कोएग्जिस्ट करें नेचर के साथ, परस्पर पूरक हो जाए, है ना। कैसे हम नेचर को संवर्धित करें, संरक्षित करें, उसका सदुपयोग करें। मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन बोथ दोनों चीजें। मैं तो एनरिचमेंट की बात कर रहा हूँ, नेचर को और बेहतर बना दें। जैसा बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी पूरे शरीर यात्रा में 4 बड़े पेड़ों से जो लकड़ी मिलती है लगभग उतना प्रयोग करता है। एक व्यक्ति अपनी पूरी शरीर यात्रा में 4 बड़े पेड़ों का प्रयोग करता है, ठीक है ना। और कितने पेड़ हम लगा सकते हैं अपनी पूरी शरीर यात्रा में? 10 तो लगा ही सकते हैं। तो अगर हम 10 पेड़ ऐसे लगा पाए, पौधे लगा पाए जो पेड़ बन जाए, है ना, तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अगर वो नहीं किया तो खाली हमने नेचर से लिया, उसको दिया नहीं। अगर हम पानी ले रहे हैं तो हम वाटर हार्वेस्टिंग कर लें ताकि पानी का तल ऊंचा बना रहे। अभी हम बोरिंग करके पानी निकालते जा रहे हैं, हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नदी से हम बहुत सारा कुछ ले रहे हैं बट उसको हम सफाई नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम ही नुकसान कर रहे हैं अपना। अगर इनको पूरा करने जाएं, इन 4 लक्ष्य को पूरा करने जाएं तो ये 5 डायमेंशन दिखाई देते हैं। देखिए शिक्षा संस्कार का डायमेंशन। तो शिक्षा संस्कार से सही समझ सही भाव सुनिश्चित होता है। अभी इसको बाद में कर लीजिए। तो शिक्षा संस्कार से सही समझ सही भाव सुनिश्चित होता है, जो डे 1 से बात हो रही है। अगर समृद्धि के लिए काम करना है तो स्वास्थ्य संयम पे भी काम करना होगा, उत्पादन कार्य पे भी काम करना होगा। तो हम लोगों ने उत्पादन कार्य पे बात की, उससे स्वास्थ्य संयम पे बात किया ही था। वैसे अगर समाज में अभय सुनिश्चित करना है तो न्याय के लिए काम करना होगा। वैसे ही अगर हमको सहअस्तित्व सुनिश्चित करना है तो हमें प्रकृति में सुरक्षा के लिए काम करना होगा। और जब हम विनिमय और कोष ठीक से करेंगे तो उससे परिवार में समृद्धि भी आएगी, समाज में न्याय भी सुनिश्चित होगा, है ना, अभय भी सुनिश्चित होगा। इसको रख दीजिए, अभी मत कलेक्ट करिए। हाँ, लंच में ले लेंगे। हो गया। तो ये 5 कार्यक्रम दिखाई देते हैं: शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय, न्याय सुरक्षा, विनिमय कोष। इन 5 आयाम में हमको दिखाई देता है कि लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है, और ये इसका क्रम है। इसमें मूल कार्यक्रम देखें तो शिक्षा संस्कार है, क्योंकि शिक्षा संस्कार से ही सही समझ सही भाव सुनिश्चित होता है। तो एक बार ये बात शिक्षा में आ जाए, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन में आ जाए, तो हर बच्चा वैसे ही जिम्मेदार पेरेंट बन के तैयार होता है, वैसे जिम्मेदार प्रोफेशनल बन के तैयार होता है, वैसे जिम्मेदार पॉलिसी मेकर बन के तैयार होता है। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, ये व्यवस्था समाज में बन सकती है। तो शिक्षा का मतलब है कि इन 4 स्तर पर व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। संस्कार का मतलब है कि उसको जीने के लिए हमारे निष्ठा, तत्परता और अभ्यास। तो एक बार हमको बात समझ में आती है तो निष्ठा बनी जाती है, तत्परता बनी जाती है ना। फिर उसका हम अभ्यास करते हैं। उसको पूरा करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स भी सीख लेते हैं। बट हमको ये दिखाई दे कि स्किल्स अल्टीमेटली इस मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए है। तो हमें ऐसे स्किल्स की जरूरत नहीं है जो इस लक्ष्य को ना पूरा करे बल्कि समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करे।
तो अभी हम कैसे स्किल सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना, उन सब का भी आकलन जरूरी है। और अगर हम स्किल सिखा रहे हैं तो उसके पहले समझ इंश्योर करना जरूरी है ताकि स्किल्स का सदुपयोग हो कि नहीं। तो समाधान ये नहीं है कि हर जगह हम सीसीटीवी कैमरा लगा दें। समाधान ये है कि समाज में अभय हो। अभय के लिए काम करेंगे, जो कुछ कसर रह गया उसके लिए सीसीटीवी लगा देंगे बट यदि अभय के लिए काम ना करें और सीसीटीवी लगाते जाएं, उससे अल्टीमेटली समाज में अभय नहीं होगा, मॉनिटरिंग कितनी भी कर लें। तो शिक्षा का मतलब है सही समझ सुनिश्चित करना, संस्कार का मतलब है कि सही जीना, उसके लिए निष्ठा, तत्परता, अभ्यास। तो इसमें हम स्किल्स को भी सीखते हैं, टेक्नोलॉजी को भी सीखते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया से क्या होता है कि निश्चित आचरण से जीने की हमारी तैयारी बनती है, हमारा उस तरह से विकास होता है। तो हम अनुशासन से निकलकर सानुशासन में जा पाते हैं। तो उसमें 3 भाग होगा। एक तो सही समझ, यानी हमारे अंदर क्लैरिटी हो जाए हार्मनी की, स्वयं से लेकर संपूर्ण स्थिति की। फिर सही भाव, यानी हर एक के साथ संबंध पूर्वक जीने का भाव। और फिर स्किल्स ना, सही स्किल्स, ताकि हम अपनी सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पूरा कर पाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक कर पाएं, ऐसे स्किल सीख पाएं जो उसको सस्टेनेबल ढंग से पूरा कर पाएं कि नहीं, और उससे समृद्ध हो पाएं। तो अभी 2 चॉइस है अपने पास, एक बाईं तरफ लिखा है, एक दाईं तरफ लिखा है। तो अगर हम सहज रूप से देखें, जैसे किसी बच्चे को ऑब्जर्व करें, छोटे बच्चे को, तो अनुसरण से शुरू करता है। शरण मतलब चलना, अनु मतलब पीछे, पीछे पीछे चलता है। तो जिस प्रकार हम चलते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, है ना, बच्चा उसको कॉपी करता है। तो अगर हम शुरुआत में देखें 0 से लेकर 3-4 साल तक, तो बच्चा अनुसरण करता है। धीरे धीरे हम जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को पकड़ता है ना, नए नए शब्द सीखता जाता है, हमारे रहने सहने का ढंग सीखता है। इसको कहते हैं अनुसरण, पीछे पीछे चलना, कॉपी करता है। उसके बाद अगर हम देखें 3 साल से 8 साल तक के आसपास लगभग जो उम्र होती है उसको कहते हैं अनुकरण, पीछे पीछे करता है। अब उसमें उसकी कल्पनाशीलता विकसित हो रही है। अगर छोटे बच्चे को देखें तो उसका ब्रेन जो है अभी उतना डेवलप नहीं है। 8 साल के होते होते 8-9 साल के आसपास उसका ब्रेन फुली डेवलप हो जाता है। तो हमारी बात को ठीक से पकड़ पाता है, भाषा को पकड़ पाता है, हम जो कहना चाहते हैं, है ना, उसको एनालाइज कर पाता है। तो उसका अनुकरण। तो अब शुरुआत में बच्चा खाली कॉपी कर रहा था, अब धीरे धीरे वो पूरे सिस्टम को पकड़ना शुरू करता है। तो जैसे माँ अगर किचन में खाना बना रही है, रोटी बेल रही है, तो आप देखें बच्चा भी सीखता है कैसे रोटी बनाया जाता है। अगर स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं तो देखता है कैसे स्कूटर स्टार्ट किया जाता है। टीवी चला रहे हैं, कैसे टीवी चलाया जाता है, कैसे घर की सफाई की जाती है। तो आप बच्चों के खिलौने भी देखें तो बदलते रहते हैं। शुरू में जो खिलौने होंगे वो खाली अधिक से अधिक नॉइज, मतलब साउंड उत्पन्न करेंगे या देखने में अच्छे लगेंगे। उसके बाद बच्चों को खिलौना देखिए तो बदल जाएगा। उसको आप किचन का सेट दे दीजिए, चकला बेलना दे दीजिए, और जैसे माँ रोटी बेलती है बच्चा वैसा रोटी बेलेगा, है ना। उसको घर के सामान दे दीजिए, उसको अरेंज करना सीख जाता है। इसका अनुकरण, इसमें ब्रेन पहले से ज़्यादा डेवलप्ड है और बच्चा धीरे धीरे फॉलो कर रहा है, यानी अपना इमेजिनेशन भी लगा रहा है। उसके बाद एक फेज आता है जिसमें कहते हैं कि आज्ञा पालन या अनुशासन। तो आज्ञा पालन मतलब आप उसको कुछ कहते हैं, बच्चा उसको पूरा इमेजिन कर पाता है कि करना क्या है। जैसे आप कह के जाते हैं कि भाई मैं घर पे नहीं हूँ, अंकल आएंगे, तुम रिसीव कर लेना। आपने सिर्फ कहा रिसीव कर लेना, अब बच्चा पूरा इमेजिन कर, रिसीव करने का मतलब क्या है। तो किसी ने बेल बजाया, दरवाज़ा खोलेगा, पहचानेगा, है ना, नमस्ते करेगा, उनको अंदर ले जाएगा, बैठाएगा, चाय पानी के लिए पूछेगा, कोई डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं रिसीव कर लेगा, है ना, फिर नमस्ते करेगा, ठीक, कोई और सूचना देने को दे देगा। अब बच्चे के अंदर ये पूरा इमेजिनेशन फैल पाया है। तो अगर इस उम्र को देखें तो 8 से 12-13 वर्ष की उम्र तक ऐसा चलता है। इसमें बच्चा धीरे धीरे अनुशासित भी हो रहा है, आज्ञा पालन भी कर रहा है, अनुशासित भी हो रहा है। इसके बाद इस पूरे क्रम में आप देखें तो बच्चा अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है कि हमारे पेरेंट्स कैसे रहते हैं, उनका जीना कैसा है, उनका आचरण कैसा है। तो अगर आप बच्चे से कह रहे हैं, है ना, कि अंकल आएंगे बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, बच्चा दरवाज़ा खोलता है, बोलता है पिताजी करें, पिताजी घर पे नहीं है। बच्चे ने जैसा कहा वैसा किया, है ना। फिर आप कहते हैं मूर्ख कहीं का, तुमको एक झूठ बोलना नहीं आता, उसको झूठ बोलना सिखाते हैं। अब बच्चा आपको एनालाइज कर रहा है उस पूरे क्रम में
कि पिताजी का आचरण कैसा है, मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हैं, ठीक, मुझे शो ऑफ करना सिखा रहे हैं। तो अगर हमारा आचरण ठीक है तो बच्चा अनुशासन से स्वानुशासन में जाएगा। अगर हमारा आचरण ठीक नहीं है तो बच्चा फिर वहां से मनमानी में जाएगा। तो जीने का जो सही तरीका अगर वो देखें तो ये बाईं तरफ है कि अनुसरण, अनुकरण, आज्ञा पालन, अनुशासन करते हुए बच्चा उसको जांचता है। और अगर हमारा आचरण ठीक है, स्कूल में टीचर्स को देख रहा है, टीचर्स का आचरण ठीक है, पड़ोसी को देख रहा है, पड़ोसी का आचरण ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चा स्वानुशासन में जाता है। फिर यही बच्चा जब माँ बाप बनता है ना, तो फिर अपने बच्चे को भी वहाँ उसी क्रम से ले आता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी सहज भाव से परिवार में स्वानुशासन पूर्वक जीना होता रहता है। बट यदि ये नहीं है और हम गलत जी रहे हैं, बच्चा जानता है, पाता है कि तो गलत जी रहे हैं, ठीक, तो हम कहते थे तो मूर्ख कहीं के, तो कोई झूठ बोलना नहीं आता, हम डोमिनेट करते हैं कि अगली बार कहना तो ऐसे कहना, जी पिताजी, ठीक। अब हमने डोमिनेट किया तो हमारे सामने तो वो ऐसे ही करेगा, बट उसके अंदर मनमानी बढ़ रही है। वो हमसे भले ना बोले, माँ से झूठ बोलना शुरू करेगा, दोस्तों से झूठ बोलना शुरू करेगा, स्कूल में झूठ बोलना शुरू करेगा। अब वो बार बार ऐसा गलती कर रहा है, हमको दिख रहा है कि ठीक नहीं है, हम उस पर और दबाव बनाते हैं, तो बच्चे के अंदर द्रोह का भाव आता है, इनर रिएक्शन शुरू होता है ना, कि ये हमें दबाया जा रहा है, बात तो ये गलत कह रहे हैं बट हमें बोलने नहीं दे रहे, इसको कहा द्रोह का भाव। फिर एक समय आता है जब बच्चे के अंदर बोलने की भी तैयारी हो जाती है, तो विद्रोह का भाव। अब बच्चा पढ़ाई लिखाई कर लिया, जब तक आप पे डिपेंडेंट था, आप पैसा दे रहे थे, फीस भर रहे थे, आपको सुन रहा था, अब उसकी अपनी नौकरी लग गई, वो अपना कमा रहा है, ठीक, अब द्रोह से विद्रोह में चला जाता है। अब वो रिएक्टिव हो गया, अब जो आप बात कहते हैं तो खुलेआम वो नकारता है। ऐसा होता नहीं होता है ना, तो विद्रोह का भाव आ गया। अब उसकी शादी भी हो गई, ठीक, दूसरा पक्ष भी साथ में आ गया रहने के लिए, तो उसके अंदर विद्रोह तो पहले से बना हुआ है। पत्नी आकर कहती है तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे माँ पिता गलत है ना। अब घर में दो भाग हो गए कि नहीं, तो एक पक्ष माँ पिता का हो गया, एक पक्ष है ना बच्चे का हो गया, उसकी पत्नी का हो गया। ये दूसरी तरफ से भी हो सकता है ना, बेटी है, हस्बैंड कह रहा है कि तुम ठीक कह रही हो, माँ बाप गलत हैं। अब वो संघर्ष की स्थिति बन गई। अब ये दो पीढ़ी आपस में संघर्ष कर रहे हैं, फिर उनको मनाने के लिए एक पक्ष है ना माँ पिता की तरफ से आ जाते हैं, एक पक्ष ससुराल की तरफ से आ जाते हैं, दोनों मिलकर समझाना शुरू करते हैं। फिर एक समय तक चलता है, फिर कहते भाई तुम लोग अपना घर देख लो, है ना, हमारा जैसा चल रहा है चलने दो। अब ये सब संघर्ष की स्थिति है, धीरे धीरे युद्ध की स्थिति बन गई। फिर अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर अगली जनरेशन में भी इनका बच्चा होता, फिर वही सब ऑब्जर्व करता है कि कैसे प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, है ना, मारकाट मची हुई थी, बच्चा उसके लिए तैयार होता है। तो इधर का तरीका देखें तो ये मानवीय तरीका है बाईं तरफ, दाईं तरफ देखें तो अमानवीय तरीका है। हमको सहज रूप से क्या स्वीकार होता है और हम कैसा जी रहे हैं। अगर बाईं तरफ जो चल रहा है वैसा जी रहे हैं, बहुत अच्छा, कंटिन्यू करेंगे। अगर दाईं तरफ जो चल रहा है उसको जी रहे हैं, है ना, तो ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर घर में बच्चे के अंदर द्रोह का भाव हो रहा है, बच्चा मनमानी कर रहा है ना, तो हमको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि हम कितना डोमिनेट कर रहे हैं, कितना उसके साथ हम कोरिलेट कर रहे हैं, कितना संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, कितना संबंध की स्थिति बनी हुई है। तो जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, जो परिवार से शुरू होता है ना, वो बाईं तरफ लिखा हुआ है। बट हो सकता है समझ के अभाव में, संबंध के अभाव में जो दाईं तरफ लिखा है वो सब चल रहा है। तो इतनी सारी जो स्टोरीज आती हैं, परिवार में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, संघर्ष हो गया, इसलिए क्योंकि ऐसे चल रहा है। तो अभी हम कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना है। तो अगर संबंध का वातावरण बना हुआ है, पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, सब में सही समझ, सही भाव है, तो ऐसे नेचुरली होगा ही जो बाईं तरफ लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो डोमिनेशन होगा पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, है ना, और दाईं तरफ जो लिखा वो चलता रहेगा। तो क्या लगता है अभी हम किधर खड़े हैं, या कहीं बीच में खड़े हैं? तो जहां भी हमारी स्थिति है, अल्टीमेटली चाहते क्या है, तो जो बाईं तरफ है वैसा होता जाए, है ना। वो तभी होगा जब हमारे अंदर सही समझ होगी, हमारे अंदर सही भाव होगा। तो उसके लिए तो अपने आप को खुला रखना। अगर हमारे अंदर नहीं सही समझ, सही भाव है, तो हम बच्चे के साथ फिर उसी के साथ प्रस्तुत होंगे कि ठीक है, हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तुम भी एक्सप्लोर करो, हमें भी समझना है, तुम्हें भी समझना है। कहीं बच्चा भी सही हो सकता है, कहीं हम भी सही हो सकते हैं। तो जो ही बात कहेंगे प्रस्ताव के रूप में कहेंगे, है ना,
उसको जांचने का अवसर देंगे, प्रश्न करने का अवसर देंगे, डोमिनेट नहीं करेंगे। तो अभी हम बच्चों के प्रश्नों को कितना इंटरटेन कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने दे रहे हैं, कितनी बार डोमिनेट करके रोक दे रहे हैं। बढ़िया, इसको देख ले एक बार, ये वेरीफाई करने का मुद्दा है। तो अगर बचपन से ही ऐसा वातावरण मिले तो बच्चे में सही संस्कार जाएगा, है ना। स्कूल में भी ऐसा वातावरण मिले और पुष्ट होगा, ठीक। कॉलेज में भी यही वातावरण मिले और पुष्ट होगा। बट यदि घर में वही चल रहा है, मनी इज एवरीथिंग, नोबडी इज ट्रस्टवर्दी, है ना, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ठीक, तो बच्चे में वही से भावना तैयार होती है। फिर बच्चा सुसाइड भी करता है, या तो रिवोल्ट करता है या सुसाइड करता है। अगर हम पूरे समय डोमिनेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो बच्चा या तो रिवोल्ट करेगा, सुसाइड करेगा। तो अल्टीमेटली अगर हम ह्यूमन एजुकेशन दे रहे हैं तो अगली पीढ़ी हमसे ज़्यादा इंप्रूव्ड होगी, क्योंकि हम तो बड़े हुए समझना शुरू किया, बच्चे को बचपन से मिला, तो बच्चे में सही समझ, सही भाव होगा। तो जो ऐसा अभी ये जीना हो रहा है, जो बाईं तरफ लिखा है यहाँ पर, है ना, कि सोसाइटी बैटलफील्ड बन गया है। अभी देखिए अमेरिका में ये न्यूज़ आता है, हर 2 महीने में न्यूज़ आता है कि बच्चा स्कूल में घुसा और बंदूक निकाल कर धनाधन गोलियां चला दी, 4 लोग मारे गए, 6 लोग मारे गए, कि नहीं। अभी अपने स्कूलों में धीरे धीरे सब शुरू होने लगा है, ऐसे न्यूज़ आने लगे हैं कहीं कहीं पर। अमेरिका में आम बात हो गई है। अब बच्चा हथियार लेकर कैसे पहुंच जा रहा है स्कूल में। अपने यहाँ भी टीकमगढ़ में भी हुआ था, तो कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर में आया था। एक बच्चे को प्रिंसिपल साहब ने कहा देर में क्यों आए स्कूल, गोली पट्टा लेके उसने गोली मार दी, वही खत्म हो गया। और वो टीचर्स ने पैसा लेके गुटके के लिए पैसा लेकर, तो पट्टा कैसे स्कूल में आए, दैनिक भास्कर पेपर में आया। हाँ, है ना। अभी लखनऊ में न्यूज़ आया था कि माँ ने उसको वीडियो गेम खेलने से मना किया, माँ को ही मार काट के फ्रिज में भर दिया। तो बच्चे के अंदर ऐसी, है ना, ऐसा विचार कैसे आ रहा है। पिक्चर देख के, टीवी देख के, इंटरनेट। वो एक बात है। दूसरा बात है कि हम उसको मूल्यांकन करने के लिए सक्षम नहीं बना पा रहे हैं। बच्चा उन चीज़ों का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा जो बाहर मीडिया से मिल रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि समझ, संबंध और सुविधा ये तीनों को हम इंश्योर कर पाए सही वरीयता के साथ, ताकि समाज में मानव लक्ष्य पूरा हो पाए, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। तो हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुंचना है। किसी को लग सकता है कि बिल्कुल यहीं खड़े हैं, किसी को लग सकता है नहीं मैं उससे काफी क्लोज खड़ा हूं, अच्छी बात है, उसका मूल्यांकन कर लें। कहाँ पहुंचना है इसको तय कर लें, हमको सिस्टम को कहाँ पहुंचाना ये भी तय कर लें। कि हमारे कॉलेज का टारगेट ये होगा कि 100% प्लेसमेंट हो गया, बच्चे का प्लेसमेंट 45 लाख 65 लाख का हो गया, या हर बच्चा समझदार जिम्मेदार हो गया। हमारा विजन स्टेटमेंट क्या है, कॉलेज का, स्कूल का विजन स्टेटमेंट क्या है। अभी हमारे विजन में ही नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, हमारे विजन में ही नहीं है। हम अधिक से अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश कर लें, ठीक, अधिक से अधिक कंसल्टेंसी दे दें, अधिक से अधिक हम, है ना, नाम कमा लें, रैंकिंग में ऊपर आ जाएं, वो लक्ष्य होगा, या हर बच्चे को समझदार जिम्मेदार बना लें। शुरू से नैतिक शिक्षा का होना चाहिए, शुरू से ही। वही, मैं नैतिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो, है ना, अगर जिसको अभी नैतिक शिक्षा कह रहे हैं उसमें हम अधिक से मॉरल स्टोरी सुना देते हैं, डूज एंड डोंट से कोई बातें कर देते हैं, उपदेश दे देते हैं। अच्छा, ठीक, तो आप इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लीजिए, फिर मुझे निकलना पड़ेगा। एक मीटिंग होनी थी और सुबह होनी थी, अभी हो नहीं पाई, तो अभी होगी। जी, तो अभी जो समाज के ऊपर चर्चा हुई उसमें जो मुख्य बात निकल कर आई तो वो तो ये दिखता है कि समाज के स्तर पे जो मानव का लक्ष्य है वो ये दिखता है कि हर एक व्यक्ति में सही समझ हो जाए, जिसको समाधान कह रहे हैं,
हर परिवार समृद्ध हो जाए। अब अगर हर परिवार समृद्ध हो गया, हर को ये दिख रहा है कि हमारी आवश्यकता से अधिक हमारे पास उपलब्ध है, तो क्या समाज में फिर चोरी, डकैती, रिश्वत या इस तरह का आएगा? अभी जो रिश्वत ले रहे हैं उनको तो ये लगता है हमारे पास कम है, पूरा हो जाएगा तभी ले रहे हैं। लेकिन अगर ये दिख गया हर परिवार में कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, तो क्या ये सब रहेगा? तो फिर समाज में एक अभय दिखेगा, इसको फियरलेसनेस कह रहे हैं, ट्रस्ट कह रहे हैं। तो वो अभय का भाव समाज में दिखता है और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारी प्रकृति है वो भी सज जाएगी, वो भी हमको देखेगी कि हमारी परस्पर पूरक है। हमको ये नहीं देखेगा कि प्रकृति हमारे भोग के लिए है। तो ये समाज का लक्ष्य दिखाई देता है। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, हमने यही मान लिया है कि बाप बड़ा ना भैया, है ना। छोटे से बच्चे को से लेकर 80 साल के बूढ़े तक सभी को ये पता है। अब क्या सिखा रहे हैं कि सबसे जरूरी चीज पैसा है, उसके लिए जो चाहो करो, तो बच्चा वही कर रहा है। ऐसा सब चल रहा है। फिर कुछ लोगों ने यही मान लिया है कि हमको किसी भी कीमत पे सुविधा चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। मेरे पास पैसा तो आ गया है, मैं यहाँ पे बड़ा जो है वो मॉल बनाऊंगा, मैं ये जंगल है जंगल काट के कॉलेज बनाऊंगा, बच्चे आएंगे, एडमिशन होगा, पैसा मिलेगा। ऐसा सब बहुत सारा चल रहा है। फिर उससे हो क्या रहा है, समाज में जो जंगल में लोग रह रहे थे या जो जहाँ पर लोग रह रहे थे उनको हमने कहा कि तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, यहाँ से निकलो, जाओ तुम शहर में रहो, वहाँ कुछ काम करो। तो उन लोगों का हम डोमिनेट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारा नक्सलवाद, वॉर, टेररिज्म, इस तरह की भी बहुत सारी समस्याएं हमको समाज में दिख रही हैं। अभी हमको लगता है कि नक्सलवाद एक समस्या है, टेररिज्म एक समस्या है। हमको हल क्या दिखता है उसका? क्या हमको हल ये दिखता है कि हर व्यक्ति में सही समझ और सही भाव हो जाए? या उसका हल कुछ और है? अभी हमको क्या दिखता रहता है, चोरी हो गई, डकैती हो गई, हम बहुत बोल रहे कि बच्चे ने स्कूल में आके गोली मार दी, ये कर दिया। उसका हल क्या दिखता है? तो समस्या है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, या उसका सल्यूशन क्या है? हर बच्चे को ठीक ठीक शिक्षा संस्कार मिल जाए, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है कि बच्चे को ठीक ठीक शिक्षा संस्कार मिल जाए? परिवार है, और समाज और शिक्षक, ये तीन ही लोग हैं। समाज, देश जो है वो समाज का हिस्सा हो गया। तो तीन हिस्से दिखते हैं, एक माँ बाप, एक शिक्षक और एक समाज। हमारी इसको समस्या कहें या अपॉर्चुनिटी कहें, हम इन तीनों में ही हैं। जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो कह सकता है कि मैं टीचर नहीं हूं। जो व्यक्ति बैंक में काम कर रहा है वो कह सकता है मैं तो टीचर नहीं हूं। समाज का हिस्सा है, माँ बाप है, पर हम इन तीनों ही जगह हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है कि हमको इस काम को ठीक ठीक ढंग से पहुंचाना है। अगर हमको ये बातें ध्यान में आ जाती हैं तो अभी जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कह रहे थे, अच्छा उससे हो क्या रहा है? फिर नेचर में हमारा बहुत सारा एक्सप्लॉइट है। हमने मैकेनिकल इंजीनियर बना दिया। अब पहले क्या था, एक पेड़ काटने में जो है वो हो रहा था, दिन भर लग रहा था। अब जो मैकेनिकल इंजीनियर बना दिया, बोला रुको मैं ऐसी मशीन बना देता हूं, ये चेन सॉ बना दी है, अब ये जो है 2 घंटे में काट देगा पेड़। क्यों? क्योंकि वैल्यूज पर बात की नहीं। फिर उसमें कंप्यूटर वाले आ गए, उन्होंने कहा कि हम तो इसमें सॉफ्टवेयर लगा देंगे, ये तो जो है वो 15 ही मिनट में पूरा साफ कर देगा जंगल। वैल्यूज पर बात हुई नहीं, हम टेक्नोलॉजी बढ़ाए जा रहे हैं। क्या इससे सब ठीक हो जाएगा सिर्फ टेक्नोलॉजी पर बात करने से, स्किल पर बात करने से, या वैल्यूज पर भी काम करना जरूरी है? दोनों पे जरूरी है या किसी को छोड़ा जा सकता है? पहले किस में करें, अभी किस में कर रहे हैं?
सहज स्वीकृति के आधार पर हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है, हम बस उसको रिफर कर पाए। हम अभी उसको रिफर ही नहीं कर रहे हैं, यही एक समस्या हो गई। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। अगर ये ह्यूमन एजुकेशन जा पाती है तो अगली जनरेशन जो है वो ज्यादा समझदार, ज्यादा जिम्मेदार आएगी। अभी हमको क्या लगता है, जो अगली जनरेशन आ रही है वो ज्यादा समझदार, ज्यादा जिम्मेदार है या कम समझदार, कम जिम्मेदार है? हाँ, वो ये हो सकता है कि हमने ये कहा कि हमारा 2 साल का बच्चा है वो मोबाइल चलाना सीख गया है, लेकिन वो 2 साल का बच्चा है, वो मोबाइल ना मिले तो मोबाइल फेंक के दीवार पे तोड़ भी देता है। तो उसका अंतर विरोध ज्यादा है या कम है, ये भी देख ले। इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो बच्चे का जो अभी हमारा दुख हो सकता है कि 40-50 सालों में आया, वो बच्चे का 4-5 साल में भी आ जा रहा है। तो क्या उसको ज्यादा समझदार जिम्मेदार बोलेंगे या कम समझदार जिम्मेदार है? छोटे छोटे बच्चों में जो है वो जो चिड़चिड़ापन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बहुत सारा बढ़ रहा है। हम लोग कॉलेज में थे तो ये कहते थे कि जो अगला बैच आ रहा है वो और गड़बड़ाते जा रहे हैं। आप लोग भी ट्रेनिंग कर ही रहे हैं 40-50 सालों से, देख ही पा रहे होंगे। तो अगर ह्यूमन एजुकेशन जाता है तो उससे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर समाज पर काम करना है तो इंडिविजुअल पर काम करने की आवश्यकता दिखाई देता है, वहीं से ये काम हो पाता है। और ये 5 आयाम कभी किसी बड़ी वर्कशॉप में आएंगे तो 5 आयाम पर बात करेंगे। अभी तो सिर्फ शिक्षा संस्कार पे भी बहुत जल्दी भैया ने बात को रखा, लेकिन इसके साथ जो स्वास्थ्य संयम है इसके ऊपर दूसरे दिन कल चर्चा भी हुई थी कि हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तीसरा है प्रोडक्शन और वर्क, क्या उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें। बहुत सारी चीजें अभी ऐसी भी उत्पादन हो रही है जिसकी बहुत जरूरत ही नहीं है, पर उत्पादन में लगे हुए हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम कोविड की वैक्सीन का वो आया कि ये वैक्सीन बनी, उसकी जरूरत दिखाई दी। गुटखे की कौन सी जरूरत दिखाई दी गई होगी? लोग मरे जा रहे होंगे, बोले गुटखा बना दो, गुटखा बना दो, या सिगरेट बना दो, या कोल्ड ड्रिंक बना दो, चाय बना दो। चाय भी वही है। तो हमने क्या किया, कुछ हमको लगा कि ये प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ आदत डाल दो, उसमें लग गए। तो क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ये भी नहीं पता। अभी कैसे उत्पादन करना है तो हमारा ये फोकस है कि पृथ्वी बची रहे, या हमको ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर लो, उसमें यूरिया डाल दो, ये डाल दो, वो केमिकल डाल दो, अनाज ज्यादा हो जाए, जिससे हमको मुनाफा मिल जाएगा। अभी देखिए जिसके खेती, किसी के पास खेत है, कोई ऐसे लोग हैं जिनकी खेती है कुछ है। अभी देखिए जिनके पास भी खेत है, मैं मतलब 10 साल यूपी में रहा तो वहाँ तो लोगों के पास ठीक ठाक खेत ही थे। तो जो खेत में उनको मान लीजिए किसी के पास 10 बीघा, वहाँ बीघा चलता है, यहाँ एकड़ चलता है, वहाँ बीघा में कर, मान लीजिए किसी के पास 10 बीघा जमीन है तो वो 8 बीघा जो है वो उसमें खूब सारा यूरिया डाल के पैदा कर रहा है। 2 बीघा में वो कुछ भी नहीं डाल रहा, 2 बीघा में जो गोबर डाल के वो पैदा कर रहे। क्यों? ये गोबर वाला हम खुद खाएंगे, और ये जो यूरिया वाला डाल रहा है इसको क्या करेंगे, बेचेंगे। क्यों? संबंध नहीं है हमारा। अगर हमको ये दिख जाए कि वो इसको लेने वाला भी हमारा संबंधी है, तब भी क्या हम ऐसा करेंगे? अभी हमको ये नहीं दिखता है तो फिर हम यूरिया डाल के बेचते रहते हैं, और ये नहीं देख रहे कि यूरिया के कारण हमारे भी कैंसर हो जा रहा है, हम भी मर रहे हैं। ये बातें ध्यान में नहीं जाती। तो क्या उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है। इसी तरह न्याय और सुरक्षा, न्याय पर अभी बात की कि संबंधों का मूल्यांकन हो जाए, उसकी पहचान हो जाए, उसका हम निर्वाह कर पाए। सुरक्षा किसको कह रहे हैं? जो प्रकृति में है हम उसकी सुरक्षा कर पाए। अभी जैसे हमको लगता है कि पेड़ नहीं काटे,
मुझे लगता है पेड़ ना काटना तो थर्ड लेवल की बात है। अभी बैठे बैठे अपने घर में बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देखते देखते उसमें एक अमेज़ॉन का नोटिफिकेशन आया। उसमें ये आया कि ये नया सोफ़ा है और ये EMI पर उपलब्ध है, सिर्फ 2000 रुपये पर मंथ। हमको उसका कलर भा गया, हमने ऑर्डर कर दिया। 2 दिन में वो सोफ़ा घर भी आ गया, लेकिन इसके लिए कहीं पेड़ कट गया। पर हमको ये समझ में नहीं आता, हमको लगा हमने कहाँ काटा, हमने क्या गड़बड़ी की। ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं लेंगे तो कोई और लेगा। अगर हम लेना छोड़ देंगे तो वो बनना और बिकना और पेड़ कटना भी छूट जाएगा। पर हमारा इन मुद्दों पर बहुत ध्यान नहीं जाता। एक्सचेंज और स्टोरेज क्या है? हम चीजों का एक्सचेंज कर पाए, लेकिन अभी हमने इसको भी प्रॉफिट से जोड़ लिया है कि जब हम एक्सचेंज भी करें तो हमको ज्यादा प्रॉफिट हो, हम स्टोरेज भी करें तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अभी आलू की फसल है, आलू की फसल इस टाइम कट रही है, अच्छी फसल हो गई, आलू रख लो कोल्ड स्टोरेज में, बाद में उसको बेचेंगे जब वो 50 रुपए किलो हो जाएगा। गर्मी में प्याज आ रही है, प्याज को रख लो, बाद में उसको महंगी बेचेंगे। ऐसा सब चलने लगा है, और आलू प्याज में नहीं, बहुत सारी चीजों में चल रहा है। तो ये अगर प्रॉफिट के उससे कर रहे हैं तो वो चलेगा नहीं, संबंध के भाव से कर रहे होंगे तभी वो चल पाता है। एक चीज मैं जोड़ना चाहती हूँ, आप शायद सभी का अनुभव होगा कि पहले के समय में, तो 40 साल पहले हम तो बहुत छोटे रहे, तो अपने गांव में जाते थे तो हमें कोई चीज खरीदती थी तो पैसे नहीं, हम अनाज ले जाते थे, अनाज देके वो चीज हमें मिल जाती। हाँ, तो वो वैल्यू कितनी अच्छी थी उसके पीछे। तो पैसे को उतना महत्व नहीं, अब फिर बाद में हर चीज पैसे से, तो वहाँ पर पूरा मूल्य ही बदल गया। आदमी आज की डेट में आप देखें, जो उसकी तनख्वाह है वो 3-4 चीज़ों में जा रही है। एक पढ़ाई बच्चों की, एक स्वास्थ्य, एक शादी, एक घर। खाने पीने का खर्चा पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं था, आज भी नहीं। ये 4 चीज़ों में जा रही है। आज से 40-50 साल पहले आप देख लें, ये चारों चीज़ें फ्री थी या इसका बहुत कीमत नहीं थी। घर था, पूरा गांव मिल के घर बनाता था। शादी हो रही है, पूरा गांव मिल के शादी कर रहा है। माँ बाप के 10-10 बच्चे थे, शादी हो गई, कोई खर्चा नहीं लगा। आज एक बच्चा है तो सोचते रहते कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। पढ़ाई में कोई पैसा नहीं लगा। हाँ, जो व्यक्ति शिक्षा दे रहा था उसकी जिम्मेदारी पूरा गांव उठा लिया था कि उसके घर अनाज पहुंच जा रहा है, बर्तन पहुंच जा रहे हैं, कपड़े पहुंच जा रहे हैं, सब। और इसी तरह स्वास्थ्य का भी बहुत खर्चा नहीं था। लेकिन आज हमने क्या हुआ, बिना समझे गए तो इन्हीं सब में बहुत सारा फंसे हुए हैं। स्वास्थ्य के पीछे तो कर ही नहीं रहे, बीमारियों के पीछे कर रहे हैं खर्चा। हाँ, दवाइयों के पीछे। आप देखिए ना, एक आपको चोट लग गई, वो कैसे ठीक होगी? मान लीजिए ब्लेड से कट लग गया, वो कैसे ठीक होता है? प्रकृति में उसको अपने आप ठीक करने का कुछ नियम है कि नहीं है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया, उसको आप खाली छोड़ दीजिए, वो अपने से ही ठीक हो जाता है। 2-4 दिन 10 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगा। 5 दिन देने से ठीक हो जाएगा। इसी तरह क्या लगता है, शरीर को भी अगर हम खाली छोड़ दें थोड़े समय के लिए तो ठीक हो जाएगा या दवा से ठीक होगा? अभी तो हमने जैसे मतलब एक कहानी बचपन में पढ़ते थे ना कि वहाँ जाएंगे तो नर्क जब जाएंगे तो वहाँ पहले भाला चुभोएंगे, फिर कुछ खाने को देंगे, ये होगा। तो अभी देखिए यही नर्क बना लिया है। पहले वो इंसुलिन चुभोते हैं बाला जैसा, फिर खाने को मिलता है कुछ। तो यही चल रहा है वो सब, कहीं नर्क में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, अभी हम इन चीजों को समझे नहीं। तो कभी बड़ी वर्कशॉप में किसी दिन आएंगे कि कभी, तो इन 5 मुद्दों पर और डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप देखें कि अगर ये एक व्यक्ति को ये पूरी बात समझने में अगर 10 साल लगती है, 10 साल ठीक ठाक समय है।
अगर कोई एक व्यक्ति 10 साल अपना लगाता है, उसको 10 सालों में ये बातें समझ में आती है, तो हम आगे चल के 100 सालों में 1000 करोड़ तक भी इस बात को पहुंचा सकते हैं। तो एक पूरे विश्व को परिवार के रूप में लेते हुए इस पूरी बात की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमको विश्व एक परिवार दिखे, अपना देश एक परिवार दिखे, अपना परिवार ही एक परिवार दिखे। अभी तो परिवार में भी ये हो रहा है कि लड़के की शादी होने वाली है, एक ऐड आता था किसी बैंक का था, होम लोन का, तो शादी होने के पहले ही माँ बोलती है कि बेटा वो तुम्हारे लिए घर दिला दिया है। हम यही ध्यान दिला रहे हैं कि संबंध से नहीं रह पा रहे हैं, सुविधा ले लो, ऐसा सब चलता रहता है। तो आज समाज को लेकर जो एक असाइनमेंट है वो ये है कि हम देख लें कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है वहां हम सबका गोल एक ही है या अलग अलग है। जितने लोग वहां काम कर रहे हैं सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही है या अलग अलग है? क्या उसको मानवीय गोल से जो है कुछ मैपिंग कर सकते हैं? इसको हम लोग देख लें। साथ ही साथ हम ये भी देख लें कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के आसपास जो भी जगह है वहां पर हम कैसे सही समझ और सही भाव के लिए इंश्योर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। ये हम अगर 50 लोगों के साथ बात कर सकते हैं तो 50 लोग अगले 2500 के साथ बात कर सकते हैं। तो अगर आप लोग तैयार होते हैं इस पूरे काम को करने के लिए तो मध्य प्रदेश और पूरे भारत में हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। और एक जो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका इंस्टीट्यूट, आपके डायरेक्टर इसके लिए बहुत तैयार है इस काम के लिए। तो इतनी बात समाज की है। हम लोग ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे।